पुस्तक 12 अध्याय 11 जी निंग ने जियामांग जिशान से लड़ाई की। यह विशैले नेदरवल्चर की गुप्त कला है। निंग ने तुरंत इस तकनीक को पहचान लिया। कांगवू जियू बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था और यह विशैला नेदरवल्चर कला उसकी विशिष्ट तकनीक थी। यह एक विशाल विशैला नेदरवल्चर था जो एक संरचना में कई जादुई खजानों से बना था। जहां तक कांगवू जियू का सवाल है, वह विशाल विशैले नेदरवल्चर के भीतर छिपा हुआ था। एक बार जब यह विफल हो जाता तो कांगवू जियू नेदरवल्चर के शरीर के भीतर से निकलकर निकट युद्ध में उतर जाता। यूवेई ने दूर की ओर इशारा किया। फुफ, सभी 72 राहु देवसुइयां तुरंत हवा में प्रकट हो गईं। तात्विकी से परिपूर्ण, उन्होंने दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा को सक्रिय करके आग और बर्फ के विशाल फीनिक्स का एक जोड़ा बना दिया। दोनों फीनिक्स एक साथ हवा में चीखते हुए उस विशाल काले गिद्ध की ओर बढ़े। शकी, काले गिद्ध ने एक जहरीली चीख निकाली, फिर अपने पंजों से नीचे की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। बर्फ का फीनिक्स और आग का फीनिक्स ऊपर की ओर बढ़े, लेकिन सिर्फ 2 वार के बाद ही उनके शरीर पर कई दरारें पड़ गईं। गिद्ध से तीसरी टक्कर में दोनों फीनिक्स पूरी तरह चकनाचूर हो गए और राहु के 72 देवसुइयां भी तुरंत पीछे की ओर उड़ गईं। उठो, निंग वहीं खड़ा था और उसके चारों ओर जलज्वाला कमल प्रकट हो गया। जलज्वाला कमल ने उसे घेर लिया। कमल के पत्ते धीरे धीरे लगातार घूम रहे थे। बूम! आक्रमणकारी काला गिद्ध सीधे जलज्वाला कमल से टकराया। टक्कर की एक जोरदार आवाज हुई। हालांकि जलज्वाला कमल के कुछ पत्ते टूट गए, फिर भी नए पत्ते जल्दी ही उगाए। जाहिर है, ये तकनीक अतुलनीय रूप से लचीली थी। इससे आराम से बैठे तमाशबीन जियामांग जिशान को झटका लगा। यह उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। 6 महीने की साधना के बाद और खासकर वर्षा जल के दाव और नरक के दाव दोनों में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद निंग ने अपने जलज्वाला कमल को और भी निखार लिया था, क्योंकि उसकी शक्तियां अब पूर्ण संतुलन में थीं, जिससे ये तकनीक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसके अलावा यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें प्रथम श्रेणी की पृथ्वी की अग्नि और भयंकर बर्फ का इस्तेमाल किया गया था। इसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था? जल्दी जाओ, चले जाओ, निंग ने मन ही मन कहा। स्वॉश! यूवेई एक प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत उड़ने की योजना बनाने लगा। शकी, विशैले काले गिद्ध ने अचानक अपना मुंह खोला और उसके भीतर से एक व्यक्ति निकला। वह कांगवू जियू था। कांगवू जियू अपने हाथ में एक कटार लिए हुए था और जैसे ही वह बाहर निकला, उसका शरीर अचानक 60 मीटर ऊंचा हो गया। उसका दाहिना हाथ सुनहरे रंग में बदल गया और एक ही चमक में वह यूवेई के सामने वाले स्थान पर पहुंच गया, जिससे वह डरकर जल्दी से पीछे हट गई। जाओ! निंग ने अचानक अपने चारों ओर 700 से ज्यादा उड़ती हुई तलवारें प्रकट कर दी। एक सुनहरी उड़ती हुई तलवार उसके सामने प्रकट हुई, फिर जोर से उछली। धमाका! छोटी 1000 तलवारों वाली सेना की शक्ति ने एक पल के लिए कांगवू जियू का शरीर भी कांप उठा, लेकिन अगले ही पल कांगवू जियू के सुनहरे दाहिने हाथ ने उस कटार को लहराया और सुनहरी रोशनी वाली उड़ती तलवार को चीर डाला। तब तक यूवेई जलज्वाला कमल की ओर भाग चुका था। वह बहुत तेज है, मैं बच नहीं पाऊंगा, यूवेई ने घबराकर कहा। निंग भी समझ गया। यूवेई की तो बात ही छोड़िए, उसे भी खुद कांगवू जियू के हमलों से बच निकलने का भरोसा नहीं था। कांगवू जियू की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज रफ्तार ही थी, तो मैं उसे फंसा लूंगा, निंग ने कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, पहले तुम और मैं मिलकर उसे रोकेंगे। स्विश स्विश स्विश! छोटे 1000 तलवारों के समूह से बनी एक के बाद एक सुनहरी उड़ती तलवारें उड़ी और हमला किया। यूवेई के सामने खड़ी 72 राहु देवसुइयां एक बार फिर उड़ गईं। छोटी 1000 तलवारों वाली सेना, बर्फ का फीनिक्स और आग का फीनिक्स एक साथ हमला कर रहे थे। कांगवू जियू जब उसने देखा कि सब कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है और साथ ही वह विशाल जलज्वाला कमल भी, तो भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने मन ही मन चिल्लाया, जियामांग जिशान, तुम अभी तक मदद क्यों नहीं कर रहे हो? निंग और यूवेई के एकजुट होने के बाद कांगवू जियू के लिए अकेले उन पर हावी होना संभव नहीं था। ये सिर्फ 2 लोग हैं। मुझे लगा था कि तुम इसे अकेले ही संभाल लोगे। जियामांग जिशान जोर से हंसा। कांगवू जियू, याद रखना, इन दोनों को भागने मत देना। दुश्मनों का पीछा करने और उन्हें फंसाने में तुम सबसे कुशल हो। इसकी चिंता मत करो। कांगवू जियू हवा में खड़ा होकर दूरी की ओर इशारा कर रहा था। तुरंत ही आसपास के इलाके में एक भयंकर तूफान उठा, जो जोरदार आवाज के साथ एक बवंडर में बदल गया। घूमते हुए इस बवंडर ने आसपास के इलाके को कई किलोमीटर तक ढक लिया और निंग और यूवेई को पूरी तरह से अपने में फंसा लिया। मैं उन्हें फंसाने के लिए कियान स्वर्गीय आत्मा पवन का इस्तेमाल करूंगा और उसकी मदद के लिए विशैला नेदरवल्चर और मैं खुद किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहूंगा। कांगवू जियू ने मन ही मन कहा। इन 3 तकनीकों के तहत उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है और उनसे सीधे लड़ने की बात, यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हा हा हा! जियामांग जिशान जोर से हंसा। धमाका! उसके कदमों की आहट से पहाड़ अचानक कांपने लगे और वह तुरंत एक 60 मीटर ऊंचे विशालकाय जीव में बदल गया और उसके पूरे शरीर से बैंगनी रंग की बिजली चमकने लगी। बैंगनी रंग की बिजली आसपास के इलाके में भी दिखाई देने लगी और उसके हाथों में एक विशाल काले धातु का डंडा दिखाई दिया। उस काले धातु के डंडे को थामे वह विशाल बवंडर के बीचों बीच जलज्वाला कमल की ओर बढ़ चला। धमाक! उसने काले धातु के डंडे से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि मानो नदियों का रुख ही पलट दे। जलज्वाला कमल के कई पत्ते पूरी तरह से चकनाचूर होकर 2 टुकड़ों में बिखर गए। कितनी ताकत! निंग हैरान रह गया। वह आदमी उसकी भविष्यवाणी से भी ज्यादा ताकतवर क्यों था? स्वर्गीय खजानों के पहाड़ों की रिपोर्ट में जियामांग जिशान इतना भयानक नहीं लग रहा था।
निंग का जलज्वाला कमल इस आदमी का एक भी वार झेल नहीं पा रहा था। जी निंग, है ना? आओ। जियामांग जिशान जोर से हंसा। उसके अंदर एक प्रभावशाली पर्वत जैसी आभा थी जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर नष्ट कर देगी। जी निंग भी अचानक एक कदम आगे बढ़ा। धमाका! वह 54 मीटर ऊंचे विशालकाय में बदल गया और उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक उठी। उसके हाथों में 2 डाकनॉर्थ तलवारें दिखाई दीं। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके माथे के बीचों बीच एक तीसरी आंख प्रकट हुई। बिजली की एक श्रृंखला दूर खड़े जियामांग जिशान की ओर गिरी, जिसने वास्तव में जरा भी नहीं चकमा दिया। उसके शरीर के चारों ओर चमकती बैंगनी बिजली निंग के वज्र प्रहारों को आसानी से विफल करने के लिए पर्याप्त थी। हमले में दैवीय इच्छाशक्ति के घटक के बारे में उसने उस पर और भी कम ध्यान दिया। दिमाग के सैनिक। दिव्य इच्छाशक्ति का एक अदृश्य निराकार उभार फूट पड़ा, जो तीखी तलवारों, युद्ध ब्लेडों और लंबे भालों में बदल गया। हथियार चीखते हुए जियामांग जिशान की चेतना के सागर की ओर उड़े, उसे बेतहाशा काट काट कर और छुरा घोंपते हुए। जियामांग जिशान एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर जल्दी से खुद पर काबू पा लिया। उसकी आंखों में क्रूरता और भी गहरी हो गई। तो आखिर तुम में कुछ तो काबिलियत है। आप स्वर्गीय खजाने पर्वत की खुफिया रिपोर्ट में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। विशालकाय निंग आगे बढ़ा। उसके हाथों में 2 तलवारें थीं और उसकी आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास था। हा हा हा। जियामांग जिशान ने अपना काला धातु का डंडा घुमाया। उसकी शक्ति का आभामंडल आकाश में छा गया। अपनी सफलता से पहले ही उसे स्वर्गीय खजाने के पहाड़ ने इस भीड़ भरी दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति का दर्जा दिया था। अब जब उसने सफलता हासिल कर ली थी, तो जियामांग जिशान को व्यक्तिगत रूप से विश्वास हो गया था कि अब उसका कोई सानी नहीं रहा। इस कॉन्क्लेव में उसका लक्ष्य नंबर 1 चैंपियन बनना था। दोनों तुरंत एक दूसरे से टकरा गए। एक चमकदार तलवार की रोशनी ने आसमान को भर दिया। एक विशाल लाठी ने जलज्वाला कमल को बाढ़ के समान बल से टुकड़े टुकड़े कर दिया। बूम! निंग 3 कदम पीछे हट गया। जियामांग जिशान भी 3 कदम पीछे हट गया। आसपास का पहाड़ टूटने लगा था और पहाड़ की चोटी भी कांप रही थी, गिरने के कगार पर। क्या? हवा में ही कांगवू जियू हैरान रह गई। उसने उस पागल जियामांग जिशान को रोक दिया। इस जी निंग में तो कमाल की नजदीकी लड़ाई की ताकत है। वाह! तुमने तो मेरे द्वारा स्वयं निर्मित कियानकुन बल अस्त्र का तीसरा रुख हासिल कर लिया। मेरे द्वारा अभी अभी बनाए गए चौथे रुख का परीक्षण करो। यह एक ऐसा रुख है जिसे मैंने 4 संपूर्ण दाव पथों को अपने बिजली के महान दाव में मिलाकर बनाया है। जियामांग जिशान स्पष्ट रूप से और भी उन्मत्त होता जा रहा था, क्योंकि वह एक बार फिर निंग की ओर बढ़ा और उसके हाथों में मौजूद अस्त्र शस्त्र सचमुच बैंगनी बिजली की धाराओं से भर गया। जैसे ही उसकी लाठी टूटकर नीचे गिरी, ऐसा लगा जैसे दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो गई हो। निंग ने प्रहार को झेलने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसके हाथों में मौजूद डाकनॉर्थ तलवारें तलवार की रोशनी की चमकदार धारियों में बदल गईं, क्योंकि उन्होंने भयानक कर्मचारियों को रोक दिया। बूम! एक भारी टक्कर। जियामांग जिशान एक कदम भी पीछे नहीं हटा, लेकिन निंग को पीछे धकेल दिया गया, जब तक कि उसकी पीठ उसके पीछे पहाड़ की दीवार से नहीं टकरा गई। पहाड़ की चोटी, जो पहले से ही कांप रही थी और अस्थिर थी, अचानक ढहने लगी। ये कैसे हो सकता है? निंग का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। जियामांग जिशान के खिलाफ अपनी पहली ही भिड़ंत में उसने स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल कर लिया था। पहली मुठभेड़ में वह मुश्किल से उस आदमी को रोक पाया था, लेकिन अब जब उस आदमी ने उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो निंग अब पूरी तरह से हीन स्थिति में था। उसकी लाठी की तकनीकें मेरी तलवार की तकनीकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। निंग को मामला समझ आ गया। दाव के मामले में दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा दुश्मन 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 12वें स्तर तक पहुंच गया था, जो निंग से भी ज्यादा था। ये प्रतिद्वंदी शाही जियामांग वंश का था। हालांकि उसने जिन दिव्य क्षमताओं का प्रशिक्षण लिया था, उनकी तुलना निंग के स्टार सीजिंग हैंड से नहीं की जा सकती थी। फिर भी वे तीनों लोगों की कुछ बेहतर दिव्य क्षमताएं थीं, और उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। गड़गड़ाहट। पर्वत शिखर ढह गया, जिससे चट्टानें चारों ओर उड़ने लगीं। जी निंग और जियामांग जिशान एक दूसरे को घूर रहे थे, उड़ते हुए मलबे को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे। उड़ता हुआ मलबा उन पर वार भी नहीं कर सकता था। जैसे ही वे पास आते, उनके शरीर को धन की दिव्य शक्ति उन्हें तुरंत चकनाचूर कर देती। 3 सिर 6 भुजाएं। निंग का शरीर अचानक हिल गया, क्योंकि 2 नए सिर और 4 नई भुजाएं उभर आईं। हा, मैं भी। जियामांग जिशान का शरीर भी हिल गया और उसने भी 3 सिर 6 भुजाएं तकनीक का इस्तेमाल किया। अब उसके हाथ में कुल 3 विशाल काले धातु के डंडे थे। आओ। निंग आगे बढ़ा, अपने विंडविंग इवेशन का प्रदर्शन करते हुए, एक भूत की तरह अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ते हुए। जैसे ही वह जियामांग जिशान से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, हा, जियामांग जिशान ने उससे सीधे लड़ना जारी रखा, सीधे उस पर हमला किया। वे दोनों 3 सिर 6 भुजाएं इस्तेमाल कर रहे थे। 6 तलवारें 3 काले धातु के डंडों से लड़ रहे थे। तलवार की रोशनी हवा में बहते पानी की धाराओं की तरह बह रही थी, अतुलनीय रूप से सुंदर। लाठी के प्रहारों की बाढ़ ने आकाश को गरज के समान भर दिया। निंग अब सीधे तौर पर नहीं लड़ता था। पहले जब वह स्टार सीजिंग हैंड पर निर्भर था, तो वह हर चीज पर बलपूर्वक विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन जियामांग जिशान से मिलने के बाद उसने तलवारों में निहित फुर्ती और विंडविंग इवेजन तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि हर वार के साथ निंग पीछे की ओर गिर जाता था, लेकिन वह पहले की तरह पूरी तरह से उड़ नहीं जाता था। मैं मारने जा रहा हूँ।
मार 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 मार। जियामांग जिशान अतुलनीय रूप से उन्मत्त था क्योंकि उसके 3 काले धातु के डंडे हर जगह बेतहाशा टूट रहे थे। निंग की 6 तलवारें पानी की अविरल निरंतर बहती धारा की तरह थीं, जो हर बार दुश्मन के हमलों को रोककर उन्हें किनारे कर देती थीं। कभी कभी तो वह अपनी तलवार से पलटवार भी कर देता था। हालांकि निंग को उसके मुंह में खून का स्वाद आ रहा था। मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझे सीनियर प्रशिक्षु बहन को बचाना है। कम 1000 तलवारों का गठन। स्विश स्विश स्विश। तुरंत एक सुनहरी तलवार उसके सामने प्रकट हुई, फिर हवा में गर्जना करती हुई कांगवू जियू की ओर बढ़ी। निंग ने घबराकर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, जल्दी करो और निकल जाओ। धमाका। जियामांग जिशान ने एक जोरदार डंडे के वार से निंग को चकनाचूर पत्थरों पर पटक दिया। वह गुस्से से दहाड़ा, गुंडे, ध्यान मत भटका। अगर ध्यान भटका तो मर जाओगे। जियामांग जिशान और जी निंग के बीच लड़ाई ने बहुत पहले ही लगभग सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। शुद्ध यांग ट्रू इमॉर्टल्स और सेलेस्टियल इमॉर्टल्स से लेकर स्काईलाइट पैलेस के नीचे चौक पर रहने वाले लोगों तक, जियामांग जिशान और कांगवू जियू स्वर्गीय खजाने पर्वत ने इन दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 के रूप में रिपोर्ट किया। जी निंग बहुत ही दुर्जेय है। वह वास्तव में कांगवू जियू को बांधने में सक्षम था। वह अब जियामांग जिशान के खिलाफ लड़ रहा है। जियामांग जिशान बहुत शक्तिशाली है। जी निंग वास्तव में उसके साथ 100 से ज्यादा दौड़ के हमले कर पाई है। 3600 और 4 महासमुद्रों से आए विभिन्न प्रतिनिधियों के दिल दहल गए। उनमें से कई लूज इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल थे। स्वाभाविक रूप से वे बता सकते थे कि जियामांग जिशान की लाठी तकनीक कितनी दुर्जेय और प्रचंड थी। यह एक ऐसी लाठी तकनीक थी जो कई लूज इमॉर्टल्स की तकनीकों से भी बेहतर थी। इसके अलावा जियामांग जिशान का दिव्य शरीर और दिव्य क्षमताएं भी स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। वह एक अत्यंत प्रभावशाली और अदम्य शक्ति थी। लेकिन जी निंग, एक युवा साथी जिसने सिर्फ 30 साल या उससे ज्यादा का प्रशिक्षण लिया था, वास्तव में हमलों का सामना करने में सक्षम था। हालांकि वह कमजोर स्थिति में था, फिर भी वह अपनी तलवारबाजी की फुर्ती के दम पर हमलों को नाकाम करने और अपने प्रतिद्वंद्वी को बांधने में सक्षम था। लेकिन जब जी निंग को विचलित होते देखा गया, जब उन्होंने कम 1000 तलवारों की संरचना को नियंत्रित करके कांगवू जियू को बांध दिया, जिसके परिणामस्वरूप जियामांग जिशान ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें मलबे में फेंक दिया, तो कई लोगों के दिलों में निंग के लिए तुरंत दर्द होने लगा। जी निंग वास्तव में खुद को जीवन मरण की लड़ाई में विचलित होने दे रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी जियामांग जिशान है। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी महिला साथी को बचाने के लिए अपनी जान नहीं गंवाएगा। शाही किले के चौक में बहुत से लोग आपस में स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। म्यू नॉर्थसन, लिटिल किंग, व्हाइट वाटर हाउंड, इमोर्टल फाइवक्रेज, नॉर्थमोट बायवेई और नाइन लोड्स बहुत पहले ही घबरा गए थे और चिंतित हो गए थे। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे अंदर नहीं जा सकते थे। जी निंग की कोई मदद नहीं कर सकता था। वे बस अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देख सकते थे। पुस्तक 12, अध्याय 12, पहाड़ी गुफा में बांसुरी की ध्वनि। यू वेई, जो जलज्वाला कमल के भीतर छिपी हुई थी और अपनी अग्नि और बर्फ की फीनिक्स को नियंत्रित कर रही थी, उसने 3 सिरों वाली 6 भुजाओं वाली जी निंग को जियामांग जिशान के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ते देखा। फिर उसका ध्यान अपनी तलवारों की संरचना कांगवू जियू के विरुद्ध इस्तेमाल करने पर केंद्रित हो गया। इससे यू वेई, जो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए अपनी फीनिक्स को नियंत्रित कर रही थी, की आंखें तुरंत लाल हो गईं। कितना समय हो गया था? 6 महीने हो चुके थे। पिछले 6 महीनों में वह और निंग पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून डायग्राम की दुनिया में साथ साथ रोमांच से भरे रहे थे। हर दिन लगभग 100 बार उनकी लड़ाई हुई थी। कभी कोई भाग जाता था तो कभी वह और निंग ही भागते थे। निंग उससे ज्यादा ताकतवर था और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर भी था। हर बार जब वे खतरे में होते थे तो निंग ही आगे बढ़कर दुश्मन को रोकने के लिए आगे आता था। हालांकि इस बार उनसे लड़ने वाले सिर्फ 2 दुश्मन थे, लेकिन पिछले खतरों की तुलना में यह उन सभी में सबसे खतरनाक था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, जल्दी करो और चले जाओ। निंग की आवाज यू वेई के दिमाग में गूंज उठी। वह मुझे फिर से जाने के लिए कह रहा है। फिर से जाने के लिए? मैं हमेशा उसके लिए बोझ क्यों बनी रहती हूँ? यू वेई ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, जूनियर प्रशिक्षु भाई, मेरी चिंता मत करो। मैं आगे बढ़ने के लिए इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मैं हार मान लूंगी। मैं ये डायग्राम छोड़ने जा रही हूँ। भविष्य में तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उसके धीमे होने से जी निंग के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अपनी ताकत के चलते उसे किसी से सीधे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत ही न हो। फुसफुसाहट। यू वेई के सामने अचानक कई ताबीज प्रकट हुए और वे उसके आसपास के क्षेत्र में बिखर गए। वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अभी केवल 6 महीने ही हुए थे। वह वास्तव में जी निंग के साथ आरेख की दुनिया की यात्रा जारी रखना चाहती थी, जब तक कि वर्ष समाप्त न हो जाए। तावीज छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हवा में उड़ते हुए कांगवू जियू ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यू वेई, जिसने अभी अभी अपने सारे तावीज फेंके थे, ने असल में मुट्ठी भर तावीज वापस ले लिए। फिर हाथ हिलाकर उसने सचमुच सारे तावीज एक बार फिर इकट्ठा कर लिए। क्या तुम मरना चाहते हो? कांगवू जियू, जिसे लगा जैसे उसे अभी अभी बेवकूफ बनाया गया है, तुरंत भड़क उठा। वह अब हवा में इंतजार नहीं कर रहा था। वह तुरंत एक रोशनी की किरण में बदल गया और नीचे की ओर दौड़ पड़ा। यू वेई, जिसने अभी अभी अपने ताबीज वापस लिए थे, अब उसकी आंखों में एक गहरा, काला, खतरनाक भाव था। उसने आक्रमणकारी कांगवू जियू को घूरा, फिर धीरे से उसकी ओर एक उंगली उठाई।
तुरंत 72 राहुदेव सुइयां 2 समूहों में बंट गईं और हवा में लहराने लगीं। राहुदेव की 36 सुइयों ने प्राकृतिक जगत की शक्तियों का आह्वान करते हुए एक विशाल काले फीनिक्स का रूप धारण किया। ये फीनिक्स पूरी तरह से काला था और उसकी पूंछ के पंख काली लपटों से धधक रहे थे। बाकी 36 राहुदेव सुइयां एक विशाल सफेद फीनिक्स में बदल गईं, जो पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र था और लगभग पवित्र दृष्टि बिखेर रहा था। सफेद फीनिक्स के पूंछ के पंखों से भी चमकती सफेद रोशनी की रेखाएं निकलती देखी जा सकती थीं। कंगू जियू ने तुरंत अपने दिल में कांपते हुए महसूस किया, क्योंकि खतरे की एक अकथनीय अनाम अनुभूति ने उसे पूरी शक्ति के साथ तुरंत बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। 60 मीटर लंबे कांगू जियू ने अपने सुनहरे दाहिने हाथ से वार किया और उसकी कृपाण देखने में बेहद चमकदार थी, जो आसमान में एक खूबसूरत एकाकी सटीक चाप बनाती हुई उस काले फीनिक्स की ओर नीचे की ओर बढ़ रही थी। काले फीनिक्स ने चिड़िया जैसी आवाज निकाली, हालांकि वह पीछे की ओर गिरा, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। चीफ सफेद फीनिक्स ने कंगू जियू के काले गिद्ध के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और काला गिद्ध वास्तव में कांपने और टूटने लगा। ये कैसे हो सकता है? वह कांगू जियू को बेहद हैरानी और गुस्सा आया। ये औरत तो साफ तौर पर उससे कहीं कमजोर थी। जी निंग तो एक बात थी, वह इससे पहले भी मशहूर हो चुका था और इतने लंबे समय तक जियामांग जिशांग से लड़ने में भी सक्षम था। ज्यादा संभावना यही है कि कांगू जियू खुद भी जी निंग के बराबर ही था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि यह महिला, जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी, अब उसे पूरी तरह से रोक पाने में सक्षम हो गई? ऐसा नहीं हो रहा, यकीन मत करो। कांगू जियू शक्ति से भर गया और उसके 2 और सिर और 4 और भुजाएं प्रकट हो गईं। अब उसके हाथों में 3 कटारें थीं और जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक तूफान में बदल गया। उसकी कटार जैसी रोशनी आसमान चीरने और एक भयानक वैभव धारण करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। लेकिन काले फीनिक्स और सफेद फीनिक्स ने एक दूसरे का समर्थन किया और वास्तव में उन्मत्त कांगू जियू को रोकने में सक्षम थे। पहले म्यू नॉर्थसन, व्हाइट वाटर हाउंड, लिटिल किंग, इमोर्टल फाइवक्रेज, अडेप्ट वास्ट्रवर, नॉर्थमोट बायवेई और नाइनलोट्स सभी बेहद घबराए हुए थे। अब वे सभी स्तब्ध थे। यूवेई अचानक इतनी शक्ति के साथ कैसे प्रकट हो गई? उसका बचाव पूरी तरह से वायुरोधी था, जिससे कांगू जियू भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। वह कांगू जियू का सामना कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन अपनी शक्ति को हमेशा से छिपा रही थी? नॉर्थसन हैरान था, लेकिन वह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग से ज्यादा समय से प्रशिक्षण नहीं ले रही है। स्काईलाइट पैलेस का मुख्य हॉल। जिया सम्राट ये सब देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। स्थिति बिल्कुल उलट गई है। कविता की तरह ही, वही पहाड़ और वही नदियां, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर छायादार विलो का पेड़, चमकीले फूल और एक पहाड़ी गांव। एक मूल चीनी में कविता का केवल एक छोटा सा अंश ही शामिल था, जो एक मुहावरा बन गया है। पूरी कविता, जो 1166 से आती है, एक थके हुए यात्री की कहानी है जो अनगिनत पहाड़ों से होकर गुजरा, जो एक जैसे लगते थे, लेकिन फिर आखिरकार जब वह एक और बिल्कुल वैसे ही पहाड़ की उम्मीद कर रहा था, तो उसने एक सुंदर गांव देखा जिसके नीचे एक विलो का पेड़ और चमकीले फूल थे। कुछ सुखद और अप्रत्याशित घटित हुआ है। लू डोंगबिन ने आश्चर्य से आह भरी। किसने सोचा होगा कि इस महत्वपूर्ण क्षण में छोटी बच्ची अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से जगाने में कामयाब हो गई? मैंने जो देखा, उससे लगता है उसकी यादों के फिर से जागने से उसे कम 4 पूर्ण दावपथों में महारत हासिल हुई। ताइजी के ग्रैंड दाव में उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर भी काफी ऊंचा है। अपने पिछले जीवन में वह एक बहुत ही दुर्जेय लूज इमोर्टल रही होगी। ताइजी के ग्रैंड दाव और 4 पूर्ण दावपथ, ये किसी को लूज इमोर्टल्स के बीच एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बना देगा। इससे पहले ही वह 2 दाव में पारंगत हो चुकी थी। उत्तरी प्रदेशों के अमर वृद्ध ने शराब का प्याला पीते हुए अपना सिर घुमाया। जब कोई व्यक्ति समझ के उच्च स्तर पर होता है, तो पिछले जन्म की स्मृतियों का पुनः जागृत होना वास्तव में संभव हो जाता है। हालांकि एक मुक्त अमर के रूप में पिछले जन्म की स्मृतियों का पूरी तरह से जागृत होना काफी कठिन है। ऐसा लगता है कि उसी क्षण उसे एक गहरा मानसिक आघात लगा जिसने उसे उत्तेजित कर दिया, जिससे उसकी आत्मा तुरंत फट गई और छिपी हुई स्मृतियां सक्रिय हो गईं। हम सही उपस्थित सभी शुद्ध यांग सच्चे अमरों ने सिर हिलाया। अमर भाग्य सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी थे और उनमें कई पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोग भी थे। सैद्धांतिक रूप से उनके लिए अपनी पिछली यादों को फिर से जगाना संभव था, लेकिन ये बेहद बेहद दुर्लभ था। इस छोटी बच्ची का नाम क्या है? लू डोंगबिन ने जिया सम्राट की ओर देखा। मुझे अभी तक उसका नाम नहीं पता। उसका नाम यू वेई है। उसका ताओवादी नाम रेनबो फ्लेम है, क्योंकि वह एक पुनर्जन्मी अमर है, इसलिए उसे दूसरे लोग रेनबो फ्लेम परी कहते हैं, जिया सम्राट ने कहा। वह भी स्टिलवाटर कमांडरी के श्वेत श्याम कॉलेज से है। आप जी निंग के बारे में तो जानते ही हैं, जो उसके बगल में है। इस बार श्वेत श्याम कॉलेज से 3 लोग आए हैं और उनमें से हर एक वाकई बहुत ही जबरदस्त है। ये स्लोपी दाववादी महान सम्राट जुवानवू का शिष्य है और उसकी शक्ति कांगवू जियू, जियामांग जिशान और जी निंग के बराबर है। ये यू वेई पहले कमजोर थी, लेकिन अब जब उसे अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई हैं, तो वह भी उसी स्तर पर है, सॉवरेन हाउ ने आह भरते हुए कहा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, स्लोपी दाओइस्ट ने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लिया है, जबकि यू वेई के पास पिछले जन्म की यादें थीं जो उसने फिर से जागृत कर लीं। लेकिन जी निंग ने सिर्फ 30 साल प्रशिक्षण लिया है, फिर भी उसके पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति है। ये तो अकल्पनीय है। लू डोंगबिन ने अपने जबड़े पर हाथ फेरा और मन ही मन बुदबुदाया। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जी निंग में जबरदस्त क्षमता है।
जिया सम्राट हंसे। लू डोंगबिन, क्या तुम किसी शिष्य को अपनाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे असल में यू वेई नाम की वो छोटी लड़की ज्यादा पसंद है। लू डोंगबिन की आंखें चमक उठीं। उसे इतनी उत्तेजना मिली कि उसकी पुरानी यादें जाग उठीं। ये छोटी लड़की बहुत बहुत मजेदार है। बाकी सबने तुरंत सिर हिला दिया। पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोगों में आमतौर पर ज्यादा क्षमता नहीं होती। अगर वे अपने पिछले जन्म में कष्टों पर विजय पाकर दिव्य अमर नहीं बन पाए तो इस जन्म में भी उनके सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। जी निंग में जरूर कुछ क्षमता है, जिया सम्राट ने मन ही मन धीरे से कहा। इस सम्मेलन में उन्होंने पहले ही 21 युवाओं पर ध्यान दिया था जिनमें से हर एक में जबरदस्त क्षमता थी। जी निंग उनमें से एक थी। आरेख की दुनिया के भीतर धमाका। जी निंग जियामांग जिशान की ताकत से दब गया था। हालांकि उसने अपनी फुर्ती से दूसरे की कच्ची ताकत का मुकाबला किया, फिर भी वह उनके टकराने वाले वार से घायल हो गया। फिर भी ये चोट मामूली थी। निंग अभी भी अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन पर पूरा ध्यान दे रहा था। तभी उसे पता चला कि कांगवू जियू के हमले से यू वेई अचानक शक्ति से भर गई थी। वह वास्तव में उससे लड़कर उसे थामने में सक्षम थी। इससे निंग को आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। जूनियर प्रशिक्षु भाई, इधर आओ, जल्दी करो और अपनी तलवारें इकट्ठा करो, यू वेई ने घबराकर कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। निंग ने जियामांग जिशान के साथ समय बर्बाद करना बंद कर दिया। एक फुफकार के साथ वह हवा में उड़कर यू वेई की ओर बढ़ा और साथ ही मन छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना तलवारों को अपनी ओर लौटने का आदेश भी दिया। चलो चलें। यू वेई ने निंग का हाथ पकड़ लिया। काला फीनिक्स और सफेद फीनिक्स अचानक एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे और एक काले और सफेद भंवर में बदल गए। यू वेई ने निंग को पकड़ लिया और फिर भंवर में कूद पड़ा। स्वूश, आसमान में काले सफेद प्रकाश की एक चमकदार चकाचौंध करने वाली रेखा दिखाई दी। वे पल भर में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चले गए थे। क्या ये कौन सी तकनीक है? जियामांग जिशान ने आश्चर्य से कहा। वे इतनी जल्दी कैसे भाग गए? कांगवू जियू, तुम भी उन्हें पकड़ नहीं पाए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वांशियाक स्तर पर दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति हो? मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता। कांगवू जियू ने सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूँ कि यह एक बचाव तकनीक है जिसमें एक जादुई खजाने का इस्तेमाल होता है। एक ऐसी तकनीक जो खास तौर पर भागने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे ताइजी के ग्रैंड दाव से बनाया गया है। इस महिला की ताइजी के ग्रैंड दाव की समझ बेहद ऊंची है। एक पहाड़ी गुफा के भीतर एक साधारण संरचना बनाने के बाद निंग ने अपना पिछला हिस्सा नीचे गिरा दिया। जियामांग जिशान सचमुच एक पागल आदमी था। निंग पूरी तरह थक गया था। पिछली लड़ाई तो बहुत ही उन्मत्त थी। अचानक उसकी आंख के कोने से उसे गुफा में गहरे पानी का एक कुंड दिखाई दिया। वह तुरंत दौड़कर वहां गया, फिर अपने हाथों से पानी भरकर अपना चेहरा धोया। बहुत अच्छा लग रहा है, यू वेई हंसा। वह पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख में अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई के साथ रहना जारी रखने में सक्षम होने जा रही थी। वह तालाब के किनारे की ओर चली गई, फिर बैठ गई। हाथ हिलाकर उसने एक जैड बांसुरी निकाली और धीरे से उसे बजाने लगी। बांसुरी की ध्वनि मधुर और धीमी थी, जो किसी व्यक्ति के हृदय की गहराई तक पहुंचती प्रतीत होती थी। निंग ने स्तब्ध होकर अपने हाथों से पानी नीचे रख दिया और सुनने के लिए बैठ गया। बांसुरी की ध्वनि धीमी और मधुर थी। इसमें एक विशाल घास के मैदान, एक शांतिपूर्ण सौम्य जनजाति और एक बालिका के बारे में बताया गया था जो उस छोटी जनजाति की सदस्य थी। शांति नष्ट हो गई और विपत्ति आ गई। बालिका वध के मार्ग पर चल पड़ी और एक भयानक असुर बन गई। एक के बाद एक दृश्य, पिछले जन्म में बचपन से लेकर मृत्यु और पुनर्जन्म तक, ये सभी निंग के दिमाग में घुस गए। बांसुरी की ध्वनि में एक अवर्णनीय जादुई शक्ति थी जिससे निंग को खुशी, गुस्सा, दुख और आनंद का एहसास हुआ। यह एक ऐसा बांसुरी गीत था जो सीधे दिल में उतर गया। निंग पूरी तरह से उसमें खो गया। उसने काले वस्त्र पहने उस महिला को बांसुरी बजाते हुए देखा। ये याद निंग के दिल में गहराई से अंकित हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद भी वह इसे भूल नहीं पाया। ड्रिप, एक आंसू जमीन पर गिरा जिससे मिट्टी दागदार हो गई। निंग चौंककर उस स्वप्नलोक से जाग उठा जिसमें बांसुरी की धुन ने उसे ले जाया था। अब उसे एहसास हुआ कि यू वेई के चेहरे पर 2 आंसू के धब्बे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। यू वेई कांप उठी। फिर उसने धीरे से अपनी बांसुरी नीचे रख दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आप? निंग थोड़ा चिंतित थी। मैं ठीक हूँ। यू वेई ने निंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। वह मुस्कुराई भी। मैंने अभी अभी अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद की। हालांकि सब कुछ पहले ही हो चुका है। अब जब यादें सचमुच लौट आई हैं तो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना वाकई मुश्किल बना देती हैं। फिर भी अब वे सब अतीत की बात हैं। अतीत को अतीत ही रहने दो। मैं पहले ही एक अलग दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने पिछले जन्म में जो हुआ उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती। क्या आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं? निंग ने पूछा। मैं नहीं चाहती। यू वेई ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या पिछले जन्म में तुम्हारा कोई दाव साथी था? निंग ने अचानक पूछा। यू वेई चौंक गई। उसने निंग को गौर से देखा, मानो निंग के हाव भाव में कुछ देखना चाहती हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं देखा। पुस्तक 12, अध्याय 13, अमर और देवता। ओह, निंग ने जल्दी से कहा, मैंने पिछली लड़ाई में बहुत सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी। मुझे आराम करने की जरूरत है। बोलते बोलते निंग तेजी से गुफा के अंदर चला गया। अपनी बांह हिलाते हुए उसने जमीन पर एक साफ, सपाट जगह काट दी और लेट गया। अपनी बाहों को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और खर्राटे लेने लगा।
वह शांत लग रहा था, लेकिन निंग अपने दिल में थोड़ा उलझन में था। आखिर मैंने वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन से ये क्यों पूछा कि उसका कोई ताऊ साथी है या नहीं। निंग का मन बेचैन था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और एक अमर साधक जिसने बहुत पहले ही अपने हृदय को समझ लिया था। उसे तुरंत मामला समझ आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, छोड़ो भी, दाव साथी इतने सहजता से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ? अभी नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। निंग नींद में करवट बदल रहा था, अपने दिल में सब कुछ दबा रहा था। उसने पिछले 6 महीने के अपने अनुभवों के बारे में सोचा। उसने उस पहली मुलाकात के बारे में सोचा जब वह उससे मिला था, और आज तक जितनी भी बार वह उससे मिला था। निंग को मानना पड़ा, शुरू से ही वह उसके प्रति बहुत दोस्ताना था, क्योंकि वह नाइन लोड्स जैसी नहीं थी, जिसके कई विश्वास निंग से अलग थे। वह और नाइन लोड्स अलग अलग दुनिया से थे। जहाँ तक यूवेई की बात है, उसके कई विश्वास उसके जैसे ही थे, और उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही था। उसका जन्म, उसके अनुभव, उसकी प्रतिभा, वह और यूवेई बहुत मिलते जुलते थे। वह उससे भी ज्यादा समझदार थी। उसके साथ बिताया पिछला आधा साल बहुत सुकून भरा था। वह अपनी गर्मजोशी से चुपचाप, बिना किसी निशान के उसके दिल में गहराई तक उतर गई थी। अभी अभी जब उसने बांसुरी बजाई थी, तो बांसुरी की धुन उसके दिल में गहराई तक उतर गई थी। निंग उसके दिल में महसूस होने वाले आनंद, दर्द और उदासी को भी महसूस कर सकता था। इस एहसास ने, मानो उसने उसकी आत्मा को छू लिया हो। निंग को उसके प्रति एक खास कोमलता का एहसास कराया। वह तो उसके पास जाकर उसे गले भी लगाना चाहता था। यही वजह थी कि उसके अवचेतन ने उसे दाव साथियों के बारे में पूछने के लिए प्रेरित किया। दाव साथियों, इस तरह का वादा यूं ही नहीं किया जा सकता। निंग ने मन ही मन आह भरी। यूवेई ने निंग को गुफा की गहराई में लेटे देखा। वह उठी और गुफा के द्वार तक गई, जहां वह बैठ गई। वह विशाल, अंतहीन से प्रतीत होने वाले पहाड़ी जंगल को घूरती रही। गुफा एक अजीबोगरीब संरचना से सुरक्षित थी, इसलिए बाहरी दुनिया उसके अंदर नहीं देख सकती थी। चांदनी गुफा में चमक रही थी। यूवेई ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे पकड़े हुए चुपचाप वहीं बैठ गई। मैं जूनियर प्रशिक्षु भाईजी निंग का दिल महसूस कर सकता हूँ। पहले मैं खुद को रोके रखता था, चाहता था कि यह सब बीत जाए, लेकिन छठे दिन जब मैं डायग्राम में था, तो मैं बड़ी मुश्किल में था। डायग्राम कितना भी विशाल क्यों न हो, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुझसे टकरा गया। क्या ये हो सकता है कि नियति मुझे ये कह रही हो कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए? लेकिन क्या मुझे कोई दाव साथी मिल भी सकता है? क्या मैं किसी दाव साथी की आशा कर सकता हूँ? यूवेई आसमान में लटके चांद को घूर रही थी। उसने धीरे से पूछा, हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? यूवेई समझ गई कि वह रास्ते के एक दोराहे पर पहुंच गई है। अगर वह निंग के साथ रहना चाहती है, तो दोनों के लिए एक मौका हो सकता है। लेकिन अगर वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो डायग्राम छोड़ने के बाद उसे उससे अलग होकर पूरी तरह से नाता तोड़ना होगा। एक के बाद एक महीना बीतता गया। डायग्राम में वांशियांक सिद्धों की संख्या लगातार घटती गई। अब डायग्राम के लगभग सभी बचे हुए प्रतियोगी ऐसे राक्षस थे जो सामान्य लूज इमॉर्टल्स को टक्कर देने वाली शक्ति के साथ विस्फोट करने में सक्षम थे। शाही गढ़ के चौक के भीतर, पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख की दुनिया में सिर्फ 1000 ही बचे हैं, लेकिन ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने उनमें से 3 जगहें ले ली हैं। अमर फाइवक्रेज बेहद खुश था। स्टिलवाटर कमांडरी की कोई भी दूसरी शक्ति, जिसमें स्टिलवाटर का नॉर्थमोस्ट कबीला भी शामिल है, इस मामले में ब्लैक व्हाइट कॉलेज की बराबरी नहीं कर सकती थी। ब्लैक व्हाइट कॉलेज ने इस बार जो 3 विशेषज्ञ भेजे थे, वे वाकई बेहद चमकदार थे। स्टिलवाटर के मार्क्विस भी मेरे साथ काफी देर तक बातचीत करने आए। दूसरे मार्क्विस भी आए, साथ ही सर्वोच्च कुलों और संप्रदायों के नेता भी। अमर फाइवक्रेज ने फिर भौहें चढ़ाईं। लेकिन यह अजीब है, जी निंग भी जाहिर तौर पर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो लोग मेरे साथ बातचीत करने आए, उन्होंने छोटे स्लोपी के बारे में और भी ज्यादा चर्चा की। वह समझ सकता था कि ये प्रमुख कुल और संप्रदाय श्वेत श्याम महाविद्यालय के प्रति जो सद्भावना दिखा रहे थे, उसका मुख्य उद्देश्य स्लोपी दाववादी से मित्रता बढ़ाना था। ऐसा लग रहा था मानो जी निंग और यूवेई स्लोपी दाववादी से तुलनीय ही नहीं थे। अजीब, जी निंग भी बहुत जबरदस्त है, और उसे तो और भी कम समय के लिए ट्रेनिंग मिली है। इमोर्टल फाइवक्रेज हैरान था, कितना अजीब है। लू डोंगबिन, जो स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल में कुछ देर तक झपकी ले रहा था, डायग्राम को घूर रहा था। मैंने 3 महीने की झपकी ली थी। यूवेई नाम की यह छोटी बच्ची अभी तक जी निंग की दाव साथी क्यों नहीं बन पाए? दाव साथी एक ऐसे वादे का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। शुद्ध यांग सच्चा अमर, जो रक्त रंग के ताइजी आरेख से सजे काले वस्त्र पहने हुए था, ने अपना सिर हिलाया। प्यार के मामलों में आलस्य नहीं किया जा सकता। लू डोंगबिन ने सिर हिलाया। 3 लोकों और अनगिनत छोटी दुनियाओं में विचरण के अपने अनुभवों के आधार पर प्यार के मामलों को समय के महत्वपूर्ण क्षणों में तुरंत पकड़ लेना चाहिए और सुलझा लेना चाहिए। अगर आप हिचकिचाएंगे तो जितना ज्यादा आलस्य करेंगे, दाव साथी बनाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैं इस पर शर्त लगाने को तैयार हूँ। अगर ये यूवेई और जी निंग दाव साथी बनने वाले हैं, तो वे आरेख के भीतर दाव साथी ही बनेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो इसे छोड़ने के बाद इन साझा दैनिक जीवन मरण के अनुभवों के बिना संभावनाएं और भी कम हो जाएंगी। क्या तुम में से किसी में मेरे खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत है? लू डोंगबिन ने उन्हें घूर कर देखा। लू डोंगबिन, तुम प्रेम के संत हो। तुम प्रेम के बारे में इतना ज्ञान देते हो, तुम्हारा अपना कोई दाव साथी क्यों नहीं है? रक्त रंजित ताइजी आरेख वस्त्रधारी सच्चे अमर ने कहा, खेल में जो लोग हैं, वे अंधे हो गए हैं।
जो लोग खेल देख रहे हैं उनकी आंखें साफ हैं। लू डोंगबिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, फिर बोलना बंद कर दिया। एक शांत पहाड़ के नीचे एक विस्मयकारी संरचना स्थापित थी। निंग घास के मैदान के ऊपर कमल मुद्रा में बैठा था। आग और पानी की धाराएं आसपास के क्षेत्र में घूम रही थीं। सौर तारे और चंद्र तारे से आने वाली शक्ति की लहरें निंग के शरीर में समाहित हो रही थीं। हालांकि वे आरेख की दुनिया के भीतर थे, फिर भी वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण ले पा रहा था। गड़गड़ाहट। निंग के शरीर के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसकी हड्डियां आपस में टकरा रही थीं और उसकी मांसपेशियां और त्वचा तेजी से बदल रही थीं। अपने वर्तमान स्तर पर निंग का शरीर पहले से ही बेहद मजबूत था। वह फिंड गॉड जियांगलियू फांग जैसे शैतानों से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी एक हल्की सांस भी 1000 किलोमीटर तक तूफान पैदा कर सकती थी। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। निंग ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिया। जूनियर प्रशिक्षु भाई यू वेई, जो उसकी रखवाली के लिए खड़ा था, उत्सुकता से निंग की ओर देखने लगा। मैं तो पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। निंग हंस पड़ा। मुझे कई साल लग गए, लेकिन आखिरकार मैं 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 12वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और यह वाकई अलग है। इस तकनीक का 12वां स्तर, ये सामान्य प्रारंभिक आदिम अवस्था के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के बराबर है। मेरा दिव्य शरीर और मेरी आत्मा पूरी तरह से एक हो गए हैं, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी आत्मा तेजी से मजबूत हो रही है। फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स और की रिफाइनर्स, ये 2 अलग अलग रास्ते थे। प्राइमल लेवल पर पहुंचकर फेंट गॉड सीधे एक क्लोन को अलग कर सकते थे। वर्ल्ड लेवल पर पहुंचकर वे एक बाल उखाड़कर उसे क्लोन में बदल सकते थे। अब जब निंग 12वीं अवस्था तक प्रशिक्षित हो चुका था, तो उसका शरीर वास्तव में आदिम कछुआ सांप जैसा ही था, क्योंकि वह आत्मा को पोषण देने में सक्षम था। इसके अलावा वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से जोड़ भी सकता था। उसकी आत्मा उसके शरीर के हर अंग में प्रवेश कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, निंग का वर्तमान शरीर अब केवल मांस का नहीं था। उसके मांस और रक्त में उसकी आत्मा भी समाहित थी। यही कारण था कि अब वह गतिशील क्लोन बनाने में सक्षम था। आपकी आत्मा तेजी से शक्तिशाली हो रही है, यू वेई ने जल्दी से कहा। मैंने सुना है कि पेंटगॉड्स की आत्माएं आमतौर पर साधारण प्राइमल ताओवादियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये सच है? निंग ने सिर हिलाया। मेरे दिव्य शरीर द्वारा प्रदान किया गया आत्मा पोषण आदिम कछुआ सांप द्वारा प्रदान किए गए पोषण से भी अधिक आश्चर्यजनक है। जब मैंने अपने आदिम जुड़वां को बनाया था, तब मैंने जो महसूस किया था, उसके आधार पर मेरा फेंट गॉड शरीर मेरी आत्मा को आदिम कछुआ सांप की तुलना में कम से कम 5 या 6 गुना तेजी से मजबूत कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स इतने शक्तिशाली होते हैं। हर कोई कहता है कि उच्च स्तरों पर फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स और भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, खासकर दिव्य क्लेश पर विजय प्राप्त करने और एम्पायरियन देवता बनने के बाद। एम्पायरियन देवता शक्ति में शुद्ध यांग ट्रू इमॉर्टल्स के बराबर हैं। यू वेई ने आह भरी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, क्या आप स्वर्ग के देवताओं और शुद्ध यांग सच्चे अमरों के बारे में जानती हैं? निंग चौंक गई। यह मत भूलना कि मैं एक पुनर्जन्म प्राप्त अमर हूँ। यू वेई ने सिर हिलाया। जो मैं जानता हूँ उसके आधार पर अमर साधकों के लिए ये चरण है: जिफो शिष्य, वांजियांग सिद्ध, आदिम ताओवादी, 0 स्तरीय पृथ्वी अमर, और जो दिव्य क्लेश पार कर लेते हैं उनके लिए ये चरण है: दिव्य अमर और सच्चे अमर। सच्चे अमरों को शुद्ध यांग सच्चे अमर भी कहा जाता है। उनके बाद महान आकाश के स्वर्ण अमर हैं, जिन्हें महान आकाश के ताओपिता भी कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से उन्हें केवल ताओपिता ही कहा जा सकता है। ताओपिता तीनों लोकों के सर्वोच्चतम व्यक्ति हैं। वे निर्विवाद अधिपति हैं जिनका दर्जा दिव्य सम्राट से भी अधिक ऊंचा है। निंग की आंखें चमक उठीं। उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। उसने सिर्फ 30 साल प्रशिक्षण लिया था। पिछले जन्म की यादों वाले किसी व्यक्ति की तुलना में उसे वास्तव में त्रिलोकों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। महान आकाश के स्वर्णिम अमर, जिन्हें महान आकाश के पिता या पिता के रूप में भी जाना जाता है। निंग ने खुद से बुदबुदाया। स्वर्गीय अमर बनने के लिए दाव पथ में निपुणता आवश्यक है। शुद्ध यांग सच्चे अमर बनने के लिए महादाव में निपुणता आवश्यक है, और महान आकाश के दाव पिता बनने के लिए स्वर्गीय दाव में निपुणता आवश्यक है। यू वेई ने कहा। निंग का दिल कांप उठा। स्वर्गीय दाव की महारत। जब श्वेतश्याम महाविद्यालय की प्रधानाध्यापिका दाओवादी जेडेसिया ने उनसे इन बातों पर चर्चा की थी, तो उन्होंने इतने विस्तार से नहीं बताया था। ऐसा लग रहा था मानो यू वेई अपने पिछले जन्म में सचमुच असाधारण थी। कम से कम वह दाओवादी जेडेसिया से कहीं ज्यादा जानती थी। पंगु द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की स्थापना के बाद 10 स्वर्गीय दाव थे। ये दिव्य अमरों के लिए सामान्य ज्ञान है। यह एक दिव्य अमर ने मुझे बताया था, यू वेई ने कहा। 10 स्वर्गीय दाव? निंग ने तुरंत पूछा। ये 10 क्या हैं? वे धातु के स्वर्गीय दाव, लकड़ी के स्वर्गीय दाव, जल के स्वर्गीय दाव, अग्नि के स्वर्गीय दाव, पृथ्वी के स्वर्गीय दाव, जीवन के स्वर्गीय दाव, विनाश के स्वर्गीय दाव, यिन के स्वर्गीय दाव, यान के स्वर्गीय दाव, आदि अराजकता के स्वर्गीय दाव हैं, यू वेई ने कहा। निंग को ये सब तुरंत याद हो गया। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, यिन, यांग, जीवन, विनाश और आदिकालीन अराजकता। दुनिया की सभी चीजें आदिम अराजकता से पैदा हुई हैं। फिर वे यिन और यांग में विभाजित हो जाती हैं। 3 लोक। इसकी नींव 5 तत्वों से आती है, यू वेई ने कहा। उदाहरण के लिए, आपका वर्षा जल का ताव वास्तव में जल बूंद के महाताव से संबंधित है। जहाँ तक जल बूंद के महाताव की बात है, तो वह जल के स्वर्गीय ताव से संबंधित है।
निंग ने सिर हिलाया। दाओ, भव्य दाओ, स्वर्गीय दाओ। 5 तत्व तीनों लोकों के संचालन के लिए आधारशिला थे और सभी स्वर्गीय दाओ थे। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक पूर्ण ग्रैंड दाव पर महारत हासिल करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन है, यू वेई ने कहा। जहां तक पौराणिक स्वर्गीय दाव की बात है, केवल वही लोग दाव फादर की उच्च उपाधि प्राप्त कर सकते हैं जो उनमें महारत हासिल कर लेते हैं। आखिरकार स्वर्गीय दाव ही सभी चीजों के स्रोत हैं, इसलिए उनके स्वामियों को दाव फादर की उपाधि दी जा सकती है। निंग को अब समझ आ गया। दाववादी थरीलाइव्स एक ग्रैंड दाव में महारत के साथ पैदा हुए थे। बाद में उन्होंने कई ग्रैंड दाव में महारत हासिल की, लेकिन कभी स्वर्गीय दाव में नहीं। महाकाव्य के ताऊ पिता सभी के ऊपर विराजमान हैं। उनके पास अकल्पनीय शक्ति है और वे तीनों लोकों के अधिपति हैं, यू वेई ने कहा। शुद्ध यांग सच्चे अमर तीनों लोकों के विशेषज्ञ हैं। ताऊ पिता यूं ही युद्ध में शामिल नहीं होते, इसलिए तीनों लोकों के सबसे गौरवशाली आकर्षक स्वरूप वास्तव में सच्चे अमर हैं। जहां तक दिव्य अमरों की बात है, वे भी अमर जीवन वाले स्वतंत्र उन्मुक्त स्वरूप हैं। वे अपने लिए किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। आखिरकार शुद्ध यांग सच्चे अमर तीनों लोकों में काफी दुर्लभ हैं और इसलिए दिव्य अमरों का भी बहुत ऊंचा दर्जा होता है। निंग ने सिर हिलाया। आज ही उसे समझ आया। अमर पथ के कुछ उच्चतर स्तर। फेंट गॉड्स के मार्ग के बारे में क्या? निंग ने तुरंत पूछा। स्वर्गीय क्लेश पार करने के बाद दैत्य देवता स्वर्ग के देवता बन जाते हैं। दैत्य देवता शक्ति में शुद्ध यांग के सच्चे अमर देवताओं के समान हैं। उनमें से प्रत्येक त्रिलोक का विशेषज्ञ है, यू वेई ने कहा। दैत्य देवताओं से ऊपर सच्चे देवता हैं। सच्चे देवता आमतौर पर वास्तविक दैत्य देवता होते हैं जिन्होंने अपनी दिव्य क्षमताएं स्वयं विकसित की हैं। वे भयानक शक्ति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करते हैं और महामंदिर के स्वर्णिम अमर देवपिताओं के समान हैं। सच्चे देवता संभवतः सर्वोच्च स्तर के दुष्ट देवता हैं। किंवदंतियों के अनुसार स्वर्ग की स्थापना से पहले आदिकालीन अराजकता में जन्मे सभी दुष्ट देवता कम से कम स्वर्ग के देवता थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता थे। वे तीनों लोकों के सर्वोच्च शक्ति क्षेत्रों में जन्मे थे। बिना किसी प्रशिक्षण के भी वे अतुलनीय रूप से भयावह आकृतियां थीं। पुस्तक 12 अध्याय 14 अंतिम महीना। यू वेई ने ईर्ष्या से कहा, वे स्वर्ग के सच्चे कृपापात्र हैं कि परिशोधक महान आकाश के स्वर्णिम अमर दैत्य पिताओं का सम्मान करते हैं, जबकि दैत्यदेव परिशोधक आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवताओं का सम्मान करते हैं। दैत्य पिता या सच्चे देवता जब से पंगु ने स्वर्ग की स्थापना की है, तब से वे तीनों लोकों में सर्वोच्च अस्तित्व रहे हैं। वे ही हैं जो वास्तव में तीनों लोकों का भाग्य निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कि दिव्य सम्राट का चुनाव भी इन्हीं महाशक्तियों द्वारा किया जाता है। निंग को अचानक लगा कि उसके मन में कई विचार उमड़ रहे हैं। दाववादी थरीलाइव्स आदिकालीन अराजकता में पैदा हुए थे और उन्होंने ग्रैंड दाव में महारत हासिल कर ली थी। स्पष्ट रूप से दाववादी थरीलाइव्स आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता थे। हालांकि विशाल पीले भालू ने जो बताया था, उसके अनुसार दाववादी थरीलाइव्स को एक बार एक भयानक हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसने अपना एक हाथ गंवा दिया था। घमंडी ताओवादी थरीलाइव्स ने अपना एक हाथ दोबारा न उगाने का फैसला किया और केवल एक ही हाथ रखा। अपने निरंतर शोध और ध्यान के बल पर उसने त्रिलोक की 10 सबसे भयानक दिव्य क्षमताओं में से एक विकसित कर ली थी। तारों को पकड़ने वाला हाथ। जी निंग। विशाल पीले भालू की आवाज अचानक निंग के दिमाग में गूंज उठी। वरिष्ठ, निंग ने तुरंत कहा। स्वर्गीय देवताओं में कुछ शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं रखते हैं और कुछ कमजोर। सच्चे देवताओं में कुछ दुर्जेय दिव्य क्षमताएं रखते हैं और कुछ साधारण। वे सब समान कैसे हो सकते हैं? विशाल पीले भालू को अपने स्वामी की ओर से स्पष्ट रूप से नाराजगी महसूस हुई। इसके अलावा अगर स्वामी अभी भी जीवित होते तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ही किसी स्वर्गीय दाव में महारत हासिल कर ली होती। बस युगों बीत जाने के बावजूद स्वामी मुझे कभी ढूंढने नहीं आए। विशालकाय पीले भालू की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। उसे ये भी नहीं पता था कि ताओवादी थरीलाइव्स जिंदा भी है या नहीं। यू वेई के साथ इस बातचीत के बाद निंग की दृष्टि बहुत व्यापक हो गई थी। सबसे ऊंचे और आदरणीय पदों पर महान आकाश के दैवीय पिता और आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता थे। तीनों लोग उनकी शतरंज की बिसात थे और वे उसमें सब कुछ नियंत्रित करते थे। स्वर्ग के सम्राट और नरक के यम राजाओं का निर्णय और नियुक्ति संयुक्त रूप से उनके द्वारा की जाती थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि दाववादी थरीलाइव्स ने अतीत में क्या झेला होगा, जिसकी वजह से उसे भी लगा कि उसे बचने का भरोसा नहीं रहा। निंग ने मन ही मन सोचा। जब दाववादी थरीलाइव्स पानी के नीचे की संपत्ति छोड़कर गया था तो वह एक तथाकथित भयानक आपदा से निपटने गया था। उसके बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली और वह कभी पानी के नीचे की संपत्ति में वापस नहीं लौटा। ताओवादी थरीलाइव्स एक बड़ी ताकत थी, ऐसी चीज जिससे उसे भी अपने बचने की संभावना पर अनिश्चितता महसूस हो सकती थी। कैसी विपत्ति थी ये 3 क्षेत्र। मुझे लगता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन यू वेई भी त्रिलोकों का असली चेहरा नहीं जानती। निंग को लगातार ऐसा लग रहा था मानो धुंध की एक परत उसे चीजों की सच्चाई समझने से रोक रही हो। उदाहरण के लिए पाताल लोक में उसका सामना एक भयानक रूप से शक्तिशाली शक्ति से हुआ था जिसने पुनर्जन्म के 6 मार्गों पर हमला किया था। सौभाग्य से निंग 6 मार्गों में छलांग लगाकर पुनर्जन्म ले चुका था, अन्यथा उसकी मौके पर ही हमेशा के लिए मृत्यु हो जाती। पुनर्जन्म के 6 मार्गों पर किसने हमला किया? निंग का क्षितिज जितना विस्तृत होता गया वह उतना ही चकित होता गया।
क्योंकि पुनर्जन्म के 6 मार्ग तीनों लोकों के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र थे। संभवतः बड़ी शक्तियां भी वहां जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी, अन्यथा अन्य बड़ी शक्तियां क्रोधित होकर उनसे निपटने के लिए एकजुट हो जाएंगी। मैं तो बस एक चींटी हूँ, इस मामले में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आसमान गिर भी जाए तो ये लंबे लोग उसे संभाल लेंगे। निंग ने तुरंत इन विचारों को फिलहाल के लिए त्याग दिया। पलक झपकते ही समय बीत गया। डायग्राम के परीक्षण का 12वां महीना चल रहा था। यह आखिरी महीना था। एक गंदी सी दिखने वाली युवती और बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आखिर ये सीधा 9 डेट्स कहाँ से आ गया? बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने युवती की तरफ एक नजर डाली और मन ही मन बुदबुदाया। वह जियामांग क्यू, शाही जियामांग वंश के सबसे उत्कृष्ट युवा सदस्यों में से एक था। जियामांग जिशान के बाद दूसरे स्थान पर। इसके अलावा उसे कभी अपनी हीनता का एहसास नहीं हुआ था। वह हमेशा अपनी शक्ति से जीशान को परास्त करना चाहता था। इस कॉन्क्लेव के दौरान जियामांग क्यू ने भी अपनी भव्यता प्रकट की थी। उसकी शक्ति अद्भुत थी, लेकिन इस लड़की तथाकथित अडेप्ट 9 डेट्स से मिलते ही वह हताश हो गया था। ये लड़की बहुत ताकतवर है। मैं इसे चाहे जितना भी मारूं, इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। इसका शरीर किसी जादुई खजाने जैसा है। बैंगनी वस्त्र पहने युवक बहुत शांत था। अडेप्ट 9 डेट्स, अडेप्ट नो डेथ जैसा, उस गंदी युवती ने उससे कहा था। मेरे पास पहले से ही काफी ताबीज हैं। डायग्राम में जितना समय बीतता है, बचे हुए लोग उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। उनमें से कई तो पहले ही छोटी छोटी टोलियां बना चुके हैं। बच्चे, तुम काफी ताकतवर लग रहे हो। क्या हम अपनी एक टीम बना लें? इससे आखिरी 2 महीने आसान हो जाएंगे। अगर हम किसी दुश्मन से भिड़ें और उसे मार दें, तो क्या मुझे ताबीज मिल सकते हैं? जियामांग क्यू ने अपनी जरूरत बताई। ठीक है, गंदी युवती ने सिर हिलाया और इस तरह जियामांग क्यू और निपुण 9 डेट्स सेना में शामिल हो गए। अरे, दोनों अचानक रुक गए। उन्होंने दूर तक देखा, जहां 4 आकृतियां दिखाई दी, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं। वहां एक जंगली काले बालों वाला बहुत दुबला पतला युवक था, एक चांदी के बालों वाली युवती, एक ऐसी खूबसूरत महिला जो पौराणिक चंद्र महल की किसी परी जैसी लग रही थी, और एक गंजा काली चमड़ी वाला युवक। काली चमड़ी वाला ये युवक असल में नंगे पैर था और उसके हाथों में एक नुकीला काला डंडा था। काइंड वाटर क्यू, दूसरे भाई, आप निपुण दांजू के साथ क्यों यात्रा कर रहे हैं? जियामांग क्यों हंसा। बड़े भाई, दुबले पतले काले बालों वाले युवक ने आश्चर्य से कहा। इन दोनों को शाही राजधानी के 2 क्यूई के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व अजीब और दुष्ट था। हालांकि संयोग से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वे आपस में भाई बन गए। जियामांग क्यू बड़ा भाई था, जबकि किंडवाटर क्यू छोटा भाई था। एक क्यूई का अर्थ विचित्र, अनोखा, अद्भुत हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। अब मैं अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। किंडवाटर क्यूई ने हार मानते हुए कहा, मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। लेकिन जियामांग जिशान और कांगवू जियू ने भी बहुत पहले गठबंधन बना लिया है। हमें भी ऐसा ही करना होगा। हम चारों ने उन दोनों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। सौभाग्य से ब्लैकस्टोन की मौजूदगी के कारण वे दोनों डरकर तुरंत भाग गए। ओह, जियामांग क्यू आश्चर्यचकित था और उसके बगल में गंदी युवती निपुण 9 डेट्स ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। क्या किसी ने जियामांग जिशान और कांगवू जियू को भागने पर मजबूर किया था? हमारा परिचय कराइए, जियामांग क्यू ने हंसते हुए कहा। आप पूर्वी समुद्र के सिद्ध दांजू को तो जानते ही हैं। काले बालों वाली किंडवाटर क्यू ने उस खूबसूरत युवती की ओर इशारा किया जो चंद्र महल की किसी परी जैसी लग रही थी। सिद्ध दांजू मुस्कुराया और उनकी ओर सिर हिलाया। फिर किंडवाटर क्यू ने चांदी के बालों वाली युवती की ओर इशारा किया। यह निपुण स्नोफ्लाई है। इसकी जादुई कलाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। फिर उन्होंने नंगे पांव, काली चमड़ी वाले, टेढ़े मेढ़े काले डंडे वाले युवक की ओर इशारा किया। यह अडेप्ट ब्लैकस्टोन है। अडेप्ट ब्लैकस्टोन फूक्सी फॉर्मेशन स्टाफ में असाधारण रूप से कुशल है और फॉर्मेशन की कला का सच्चा महारथी है। उसके साथ हम जब चाहें भाग सकते हैं और जब चाहें हमला कर सकते हैं। अडेप्ट ब्लैकस्टोन नजदीकी मुकाबले में भी बेहद शक्तिशाली है। एक ही वार से वह जियामांग जिशान के हमले को रोकने में सक्षम था। मेरे हिसाब से अडेप्ट ब्लैकस्टोन के पास इस कॉन्क्लेव में नंबर 1 बनने का पूरा मौका है। जियामांग क्यू और निपुण निंडेट्स दोनों ने गंजे लाठीधारी काली चमड़ी वाले युवक की ओर देखा। ये बड़ा ही अजीब था। जब उनका सामना इस गंजे काले रंग के युवक से हुआ तो उन्हें लगा जैसे वे स्वयं विशाल आकाश के सामने हों। फॉर्मेशन का ग्रैंड मास्टर नजदीकी मुकाबले में जियामांग जिशान का सामना करने में सक्षम। जियामांग क्यू मन ही मन चौंक गया। गंदी युवती ने भी गंजे काले चिट्टे युवक की ओर उत्सुकता से देखा। वह भी उसकी ओर देख रहा था। दोनों को एक अवर्णनीय अनुभूति हो रही थी कि दूसरा कितना भयानक था। कैसा रहेगा? क्या हम साथ में सफर करेंगे? जियामांग क्यू ने पूछा। किंडवाटर क्यू ने काले रंग के युवक की ओर देखा। काले रंग के युवक ने गंदी युवती को एक नजर देखा, फिर एक बेहद पतली मुस्कान बिखेरी। ठीक है, गंदी युवती भी बोली। इसलिए वे 6 लोग एक दल में शामिल हो गए। इस दस्ते में अडेप्ट्स ब्लैकस्टोन, 9 डेट्स और डेंजू ने पहले ही 1400 से ज्यादा तावीज हासिल कर लिए थे। बाकी 3 जियामांग क्यू, काइंड वाटर क्यू और अडेप्ट स्नोफ्लाई को अभी और तावीजों की जरूरत थी। जी निंग और यू वेई भी पहाड़ों पर घूम रहे थे। वे हवा की तरह तेज गति से चल रहे थे और तुरंत चोटियों पर पहुंच रहे थे। चलते चलते वे अपनी दिव्य इंद्रियों को 1000 किलोमीटर दूर तक देखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हालांकि 12वां महीना हो चुका था,
फिर भी दोनों के बीच कुछ नहीं बदला था। जी निंग और यू वेई ने सामान्य साथी शिष्यों की तरह व्यवहार किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आपके पास कितने ताबीज हैं? आपको और कितने चाहिए? निंग ने पूछा। क्या आपके पास पर्याप्त है? यू वेई ने पूछा। मेरे पास लगभग 1200 हैं, निंग ने कहा। दरअसल चूंकि हर किसी के पास अलग अलग मात्रा में तावीज होंगे, इसलिए मेरे शीर्ष 80 में आने की 99% संभावना है। सुरक्षित रहना बेहतर है। अगर आपके पास 1370 होंगे तभी आप पूरी तरह से निश्चित रूप से परीक्षा पास करने के योग्य होंगे, यू वेई ने कहा। मेरे पास आपसे थोड़े कम तावीज हैं, मेरे पास लगभग 800 हैं। निंग ने सिर हिलाया। दोनों ने दुश्मन को मारने वाले के आधार पर ताबीज बांटना जारी रखा था। हालांकि निंग उसकी खातिर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 12वें स्तर पर पहुंचा था, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कुछ शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने पर निंग को पूरी शक्ति से विस्फोट करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से वही उन्हें मार सकता था और इसलिए ताबीज उसे ही मिलते थे। आखिरी महीने में मुझे लगता है कि बचे हुए सभी लोगों के पास सैकड़ों ताबीज होंगे। अगर हम 2 या 3 को भी मार दें तो हमारे पास काफी होंगे, निंग ने कहा। लेकिन उन आखिरी 2 या 3 को मारना बहुत मुश्किल होगा, यू वेई ने भी बड़ी गंभीरता से कहा। अब वहां कम लोग ही मौजूद थे, किसी से टकराना बहुत मुश्किल था और हर लड़ाई में अगर दुश्मन को लगता कि स्थिति खराब है तो वे तुरंत भाग जाते थे। उन्हें मारना या उन्हें अपने ताबीज छोड़ने पर मजबूर करना, ये बहुत मुश्किल था। निंग ने कहा, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। हमारे पास आधे महीने से ज्यादा का समय है। दोनों आगे बढ़ते रहे और पलक झपकते ही वे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे निकल गए। उनकी दिव्य अनुभूति भी 1000 किलोमीटर तक फैलती रही। अरे, निंग और यू वेई ने अचानक सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। एक जहाज तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। वह जहाज प्रतिबंधात्मक मंत्रों से ढका हुआ है, जिससे उसे दिव्य इंद्रियों द्वारा स्कैन नहीं किया जा सकता। वे बुरे इरादों से आते हैं, सावधान रहो। यू वेई ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा, लेकिन दोनों अपनी शक्ति के कारण निर्भीक थे। वे आसानी से पीछे हटने या भागने वाले नहीं थे। स्वूश, 1000 किलोमीटर की दूरी पल भर में पार हो गई। जहाज गायब हो गया और घास वाली जमीन पर 6 आकृतियां दिखाई दी। निंग और यू वेई की पुतलियां सिकुड़ गईं। जियामांग क्यू, शाही जियामांग वंश का एक प्रतिभाशाली। किंडवाटर क्यू, किंडवाटर वंश का एक प्रतिभाशाली। और निपुण दांजू। निंग और यू वेई की नजर सुंदर निपुण दांजू पर पड़ी, जो चंद्र महल की किसी परी कन्या जैसी लग रही थी। उनसे पहले के 6 में से सबसे प्रसिद्ध निपुण दांजू था। स्काईलाइट पैलेस का मुख्य हॉल। जी निंग यू वेई की जोड़ी के लिए जियामांग जिशान और कांगवू जियू के साथ उनका पिछला मुकाबला एक मुसीबत था। लू डोंगबिन ने आह भरते हुए कहा, उस बार वे सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि यू वेई ने अपनी पुरानी यादें जगा ली थीं। इस बार ये 6 और भी ज्यादा ताकतवर हैं। उस गंदी युवती ने 5 पूर्ण दाव में महारत हासिल कर ली है। वह गंजा, नंगे पैर, काली चमड़ी वाला युवक व्यूह रचना में माहिर है। ये दोनों इस कॉन्क्लेव में नंबर 1 प्रतियोगी बनने के लिए लड़ने में सक्षम हैं। इस 6 लोगों की टुकड़ी से मुठभेड़ के बाद जी निंग की जोड़ी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख की दुनिया में पिछले साल कितने लोग मारे गए हैं। हर लड़ाई उनके लिए जिंदगी मरण का इम्तिहान थी। आपके प्यारे दाव साथियों की जोड़ी के लिए ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल इम्तिहान है, ट्रूलॉर्ड चिजी ने शांति से कहा। 1 चिजी का शाब्दिक अर्थ है लाल ताइजी। ये संभवतः वही व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले बताए गए रक्त ताइजी वस्त्र हैं। ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, जिया सम्राट हंसा। इस कॉन्क्लेव में शीर्ष स्थान पाने की संभावना लगभग 20 लोगों में थी। अडेप्ट 9 डेथ्स, अडेप्ट ब्लैकस्टोन और जी निंग, उनकी हालिया सफलता के बाद उन सभी के पास इस कॉन्क्लेव में नंबर 1 बनने का मौका था। पुस्तक 12, अध्याय 15, विकट परिस्थितियां। हालांकि जी निंग और यू वेई सावधान थे, लेकिन उन्हें डर नहीं था। जैसा कि उन्होंने देखा, उन 6 में से केवल एक ही जिससे उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी, वह था निपुण दांजू। निंग 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 12वें स्तर तक पहुंच गया था और उसे निपुण दांजू को हराने में पूरी तरह विश्वास था। उसे यह एहसास नहीं था कि हालांकि निपुण दांजू दुर्जेय था, लेकिन इस 6 व्यक्ति दल में निपुण ब्लैकस्टोन और निपुण 9 डेथ्स उससे भी ज्यादा भयावह थे। फुफ, गंजा, नंगे पांव, काली चमड़ी वाला युवक अचानक मुस्कुराया और तुरंत बिजली की तरह हर जगह रोशनी की लकीरें चमक उठीं। वे पुराने, सादे दिखने वाले फूक्सी स्टाफ थे। फूक्सी स्टाफ, एक संरचना। निंग चौंक गया। बहुत कम ही ऐसे महान प्रतिभाशाली लोग होते थे जो संरचनाओं का प्रशिक्षण लेते थे। गड़गड़ाहट, प्रकाश की धारियां एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दी और रून बनते और बहते गए। ये संरचना प्रकट हुई जिसने आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया और निंग और यू वेई को पूरी तरह से अपने में समेट लिया। हो गया, काले रंग के युवक ने शांति से कहा, मैंने इस इलाके को पहले ही सील कर दिया है। इन दोनों के भागने की कोई जगह नहीं है। इन्हें मारना है या छोड़ना है, यह आप पर निर्भर है। वह असल में सीलिंग बैरियर के किनारे कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपनी नुकीली छड़ी बगल में रख दी। वह बस वहीं बैठा रहा। जाहिर है कि वह दखल नहीं देना चाहता था। उसके पास पहले से ही काफी तावीज थे। दुश्मनों के खिलाफ ये भव्य सीलिंग फॉर्मेशन बनाना उसके साथियों के लिए एक दयालुता का प्रदर्शन था। क्या उसे युद्ध भी करना है? उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और असल में वो युद्ध का आनंद लेने वाला इंसान नहीं था। जी निंग, जियामांग क्यू ने ठंडे स्वर में कहा, आज्ञाकारी बनो और अपने सारे ताबीज सौंप दो और तुम दोनों बच सकते हो, वरना
मौत ही तुम्हारा एकमात्र सहारा है, अपने ताबीज सौंप दो। किंडवाटर क्यूई भी भौंका, उन्हें सौंप दो। चांदी के बालों वाली युवती निपुण स्नोफ्लाई भी उन पर चिल्लाई। इन तीनों के पास अभी पर्याप्त तावीज नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। सिद्ध दांजू मुस्कुराया, साथ ही ताओवादी जीनिंग, सच कहूं तो इस दस्ते में ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संघर्ष करना बंद कर दें और ताबीज सौंप दें। इस तरह आप जीवित रहेंगे। आपने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया है, आपकी क्षमता असीम है। इस सम्मेलन में आपको खुद को बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। निंग दूर खड़ा था। आओ और ले जाओ, अगर हो सके तो, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम चाहती हो कि मैं उन्हें तुम्हें दे दूं? सपने देखती रहो। निंग की आवाज के साथ ही एक विशाल जलज्वाला कमल अचानक प्रकट हुआ और खिल गया। अग्निमय कमल की पंखुड़ियों और जलमय कमल की पंखुड़ियों की परतें लगातार घूमती हुई अतुलनीय रूप से सुंदर थीं। निंग और यू वेई बीच में थे, विशाल जलज्वाला कमल द्वारा संरक्षित। इन पर शब्दों को बर्बाद मत करो, चांदी के बालों वाली युवती ने ठंडे स्वर में कहा। हमला करो। बोलते बोलते अचानक उसके हाथ में एक घोड़े की पूंछ का झाग आ गया। उसने उसे बाहर की ओर झटका और हजारों सफेद रेशे हवा में उड़कर एक विचित्र जानवर के सिर का रूप ले लिया। इस बर्फ जैसे सफेद जानवर का सिर अतुलनीय रूप से क्रूर लग रहा था। उसका मुंह दांतों की कतारों से भरा हुआ था जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। बर्फ जैसे सफेद जानवर ने अपना मुंह खोला, फिर निंग और यू वेई की ओर नीचे की ओर काटने लगा। हालांकि जलज्वाला कमल ने उन दोनों की रक्षा करना जारी रखा। क्रंच। बर्फ जैसे सफेद सिर ने वाटरफ्लेम लोट्स को काट लिया और उसके अनगिनत दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे पत्तियों की एक परत आसानी से कट गई। ओह, निंग मन ही मन चौंका। फिर भी, जैसा कि उसने सोचा था, इस मुकाम तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं बच पाएगा। मार डालो। किंडवाटर क्यू के हाथ मिलकर एक मुहर की तरह बन गए। तुरंत उसके शरीर से काली रोशनी की परतें उड़ीं और विशालकाय सांपों का रूप ले लिया जो हवा में दिखाई दिए। कुल 6 विशालकाय काले सांप प्रकट हुए जो निंग और यू वेई पर बेतहाशा हमला कर रहे थे और पत्तों की एक परत भी तोड़ रहे थे। बहुत जिद्दी, निपुण दांजू ने एक हल्की आह भरी, लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। एक अदृश्य दिव्य इच्छाशक्ति ने तुरंत निंग और यू वेई की ओर प्रहार किया। यू वेई का चेहरा सफेद पड़ गया। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को किसी सुई जैसी दैवीय इच्छा ने छुरा घोंपा हो। हालांकि उसकी आत्मा और उसका दिव्य शरीर अब पूरी तरह से एक हो चुके थे और इस तरह के हमले के सामने कहीं ज्यादा मजबूत थे। वह इसे पूरी तरह से झेलने में सक्षम था। 9 मौत, मार डालो इन्हें। जियामांग क्यू ने चीखते हुए 54 मीटर ऊंचे दैत्य में रूपांतरित हो गया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसकी आभा से आकाश भर गया। उसके हाथों में एक विशाल युद्ध तलवार था और वह पहले से ही टूटे हुए कमल के पत्तों को रौंदता हुआ निंग और यू वेई की ओर बढ़ा। जी निंग, काफी शक्तिशाली लग रही है। गंदी सी दिखने वाली युवती हंसी। एक झटके में वह 60 मीटर के आकार की हो गई, लेकिन उसके शरीर से किसी भी प्रकार की आभा का आभास तक नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल साधारण, बस विशालकाय लग रही थी और वह बिल्कुल खाली हाथों से आगे बढ़ी। उन पांचों ने तुरंत एक साथ हमला कर दिया। चले जाओ। निंग अचानक शक्ति से भर गया और 54 मीटर ऊंचा एक विशालकाय प्राणी बन गया, जिसकी आभा आकाश में भी व्याप्त थी। एक क्रोधित गर्जना करते हुए उसकी दिव्य इच्छाशक्ति अनगिनत अदृश्य तलवारों, युद्ध ब्लेडों और लंबे भालों में बदल गई, जो तुरंत ही सिद्ध दांजू, सिद्ध स्नोफ्लाई, सिद्ध नाइन डेथ्स, काइंडवाटर क्यूई और जियामांग क्यूई की ओर टूट पड़े। जब कोई की साधक आदिम दाओवादी स्तर तक पहुंचता था तो उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा लाभ होता था। इसी तरह जब कोई फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर आदिम स्तर तक पहुंचता था तो उसकी आत्मा को भी बहुत लाभ होता था। निंग 12वें चरण तक पहुंच चुका था और उसकी आत्मा को उसके दिव्य शरीर से पोषण मिला था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई थी। वास्तव में ये पहले से ही उसके आदिम जुड़वां की आत्मा के लगभग बराबर थी। इस झड़प में पांचों के चेहरे तुरंत बदल गए। तोड़ो। निंग, जिसकी आभा स्वर्ग को भर रही थी, अपने हाथों में 2 विशाल अमर तलवारें लिए हुए आगे बढ़ा। तलवारें चीखती हुई आगे बढ़ीं, क्योंकि उसकी तलवार की रोशनी सीधे उस विशाल बर्फीले सफेद जानवर के सिर पर वार कर रही थी। धमाका। बर्फ जैसे सफेद जानवर का सिर तुरंत कटकर गिर गया और अनगिनत सफेद लटों में बदल गया, जो चांदी के बालों वाली युवती की ओर उड़कर उड़ गए। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। जाओ। एक तलवार के वार से बर्फीले सफेद शिकारी कुत्ते को भेदने के बाद निंग ने अपनी तलवार की रोशनी को एक बार फिर आगे बढ़ाया, सीधे 6 विशाल काले सांपों पर हमला किया और उन सभी को पीछे की ओर उड़ा दिया। मार डालो। अगले कदम के साथ निंग जियामांग क्यू के सामने आ गया और उसकी तलवार की रोशनी सीधे उसकी ओर बढ़ी। ब्लॉक। निंग के क्रूर बर्बर आभामंडल से जियामांग क्यू डर गया। उसने अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं की और अपना ध्यान बचाव पर केंद्रित कर लिया। खड़खड़ाहट। एक तेज आवाज के साथ जियामांग क्यू का विशाल 54 मीटर ऊंचा विशालकाय शरीर उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर गिरा और सीधे दूर स्थित सीलिंग बैरियर की दीवारों से टकराया। वह इतना ताकतवर है। जियामांग क्यू, किंडवाटर क्यू और अडेप्ट स्नोफ्लाई दोनों दंग रह गए। उन तीनों के सामने निंग ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था और कुचल दिया था। अगर वे आमने सामने लड़ रहे होते तो शायद वह 2-3 वार में ही उनकी जान ले लेता। झपट्टा। ठीक इसी क्षण वह गंदा सा दिखने वाला युवक निंग की ओर सीधा बढ़ा। उसने अपनी हथेली से वार किया और वह निंग की ओर चाकू की तरह नीचे की ओर कट गई।
ये हथेली का वार बिल्कुल लाजवाब था। निंग इसकी अथाह गहराई को महसूस कर सकता था, एक ऐसी गहराई जो उसकी अपनी तलवारबाजी से भी बढ़कर थी। निंग ने भी अपनी तलवार हथेली से मिलाने के लिए उठाई। टकराना, तलवार की रोशनी और हथेली एक दूसरे से टकरा गए। गंदी दिखने वाली युवती पीछे की ओर गिर गई और 3 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई, जबकि निंग केवल 1 कदम पीछे हटी। क्या? निंग चौंक गया। पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख की दुनिया में आखिरी कुछ महीनों के दौरान उसने हमेशा हमला करते ही स्टासाइजिंग हैंड का इस्तेमाल किया था। इस समय उसने कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार बचे हुए किसी भी व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए जियामांग क्यू के खिलाफ। हालांकि उसने तुरंत स्टासाइजिंग हैंड का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह उसे एक भी वार में नहीं मार पाया था। जाहिर है बचे हुए सभी लोग बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन इस युवती ने सचमुच अपने हाथों से उसकी तीखी तलवार को रोकने की हिम्मत की और सफलतापूर्वक ऐसा किया। यह पागलपन था। बाकी सब लोग उस औरत को संभालो। इस निंग को मेरे पास छोड़ दो। गंदी दिखने वाली युवती साफ तौर पर काफी उत्तेजित थी। निंग का शरीर क्षण भर के लिए धुंधला गया और वह तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं वाले रूप में बदल गया। हाथों में 6 तलवारें लिए वह सीधे उस गंदी दिखने वाली युवती की ओर बढ़ा। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो जल्दी करो और भाग जाओ। मेरे लिए एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना बहुत दुर्लभ है। जाने के बजाय गंदी दिखने वाली युवती उसके हमलों का स्वागत करने के लिए चली गई। मार मार मार। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। 3 सिर 6 भुजाएं का प्रयोग करने के बाद उसकी तलवार की रोशनी बिजली की तरह बरस पड़ी। हालांकि ये गंदी दिखने वाली युवती अपनी हथेलियों पर निर्भर थी। वे उसके सामने नाच रही थीं और तलवार की रोशनी के अधिकांश हिस्से को रोकने में कामयाब रहीं। हालांकि तलवार की रोशनी के बाकी वार उसके शरीर को भेदने में कामयाब रहे, लेकिन वे उस पर बस कुछ मामूली घाव ही छोड़ पाए। उसका शरीर जादुई खजानों जितना मजबूत कैसे हो सकता है? मेरे पूरे जोर के वार तो पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों को भी चीर फाड़ सकते हैं, लेकिन उसकी त्वचा पर सिर्फ छोटे छोटे घाव ही छोड़ पाते हैं। निंग पूरी तरह से अचंभित था। मैं उसके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। एक चमक के साथ निंग निपुण स्नोफ्लाई और किंडवाटर क्यूई की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ी। तुम मेरी हो। गंदी सी दिखने वाली युवती का शरीर भी चमक उठा। वह भी 3 सिर 6 भुजाएं तकनीक से रूपांतरित हो गई। वह निंग के साथ ऐसे बह रही थी मानो वह उड़ता हुआ पानी हो, और उसकी 6 हथेलियां लगातार निंग पर टूट फूट कर वार कर रही थीं। क्या बकवास है? निंग घबरा गया। उसके सामने खड़ी युवती उससे लड़ने पर अड़ी हुई थी। हालांकि निंग की तलवारबाजी जबरदस्त थी, लेकिन एक ऐसे इंसान के सामने जिसका पूरा शरीर किसी अटूट जादुई खजाने के बराबर था, वह कुछ नहीं कर सकता था। निपुण स्नोफ्लाई, किंडवाटर क्यूई, जियामांग क्यूई और निपुण दांजू ने स्थिति को देखते हुए सभी ने यूवेई के खिलाफ ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। काला और सफेद ताइजी यूवेई वहीं खड़ी थी। काला और सफेद फीनिक्स उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वह एक अटूट स्टील की दीवार की तरह थी जो एक साथ चारों के हमलों का सामना कर रही थी। विशाल बर्फीले सफेद जानवर का सिर, 6 विशाल काले सांप और एक विशाल अर्धपारदर्शी भव्य मुहर, जिसे सिद्ध दांजू ने एक गुप्त कला के माध्यम से बनाया था। वे बार बार उसके दोनों फीनिक्स पर टूट पड़े। जूनियर प्रशिक्षु भाई यूवेई ने एक उन्मत्त मानसिक कॉल भेजा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन निंग समझ गई कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। हालांकि उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी और हालांकि वह बचाव में माहिर थी, फिर भी वह एक साथ 4 लोगों का बचाव नहीं कर पाएगी। 3 सिर और 6 भुजाओं वाली निंग गुस्से से दहाड़ी, भाग जाओ। तुम मुझे बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। गंदी दिखने वाली युवती, जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे, ने उसे पूरी तरह से बांध दिया था। निंग को जियामांग जिशान से लड़ते हुए भी इतनी घुटन महसूस नहीं हुई थी। इस युवती का शरीर न सिर्फ जादुई खजाने जैसा था, बल्कि दाव के बारे में उसकी समझ भी बेहद ऊंची थी। उसकी हर तकनीक अथाह चमत्कारी थी और वह उसे पूरी तरह से बांध लेती थी, उसे भागने का कोई मौका ही नहीं देती थी। जूनियर प्रशिक्षु भाई यूवेई की आवाज निंग के दिमाग में गूंजी, और जैसे ही यह हुई, निंग ने दूर से देखा कि क्या हो रहा था। धमाका! अंततः सफेद फीनिक्स गिर गया और 54 मीटर लंबा जियामांग क्यू युद्ध तलवार तैयार करके यूवेई की ओर बढ़ा। जाओ! निंग ने हड़बड़ाकर कम 1000 तलवारों वाली संरचना को बुलाया। तुरंत 700 से ज्यादा तलवारें प्रकट हुईं, हवा में तैरती हुई, और अपनी शक्ति को संघनित करके तलवारों की रोशनी की एक लकीर बना ली जो जियामांग क्यू की ओर बढ़ रही थी। हालांकि निंग की नजदीकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, लेकिन उसकी कम 1000 तलवारों वाली संरचना की शक्ति में उतना सुधार नहीं हुआ था। झनकार! जियामांग क्यू ने एक ही कृपाण प्रहार से कमजोर 1000 तलवारों वाली सेना को रोक दिया। हालांकि टक्कर से उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वह यूवेई की ओर बढ़ता रहा। केवल एक काला फीनिक्स बचा था और वह भव्य सील, विशाल काले सांप और बर्फीले सफेद जानवर के सिर से बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था। जियामांग क्यू निकट युद्ध में आगे बढ़ रहा था। यूवेई जल्दी से पीछे हटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ये देखते हुए कि वे इस भव्य सीलिंग संरचना के भीतर फंस गए थे और सभी तरफ से हमला किया जा रहा था, वह कहाँ पीछे हट सकती थी। झनकार! जब जियामांग क्यू के युद्ध तलवार ने कम 1000 तलवारों की संरचना के हमले को रोक दिया, तो उसके दाहिने हाथ से अचानक सैकड़ों विचित्र रंग और यहाँ तक कि एक अजीब काली की निकलने लगी, जिससे दिल कांपने लगा, क्योंकि उसने यूवेई की ओर लपका। असंख्य शीतनिद्रा में पड़े विष, यूवेई का चेहरा तुरंत बदल गया।
धमाका। हालांकि उसे रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन नजदीकी मुकाबले में उसकी तुलना जियामांग क्यू जैसे फेंट गॉड रिफाइनर से कैसे हो सकती थी। तुरंत ही उसका दाहिना हाथ, जिससे अभी भी भयानक काली आभा निकल रही थी, सीधे उसके पार्श्व भाग में घुस गया और भयानक जहर ने तुरंत उसके पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका चेहरा तुरंत ही मौत के समान गहरे भूरे रंग में बदल गया। पुस्तक 12 अध्याय 16 3 पैरों वाली तलवार का 7वां रोग। यूवेई समझ गई कि वह सचमुच जिंदगी और मौत के मोड़ पर है। उसके शरीर में अचानक एक रक्तिम रोशनी चमक उठी, जिससे एक रक्त रंग का ताइजी प्रतीक बन गया। स्विश। यूवेई खून की एक लकीर में बदल गई, 300 मीटर से ज्यादा पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मुंह में काला खून थूक दिया। उसके पार्श्व भाग में एक भयंकर नुकीला घाव था जो काले खून से भरा था। जी निंग ये सब होते हुए देख रहा था। उसकी बड़ी प्रशिक्षु बहन को जियामांग क्यू की हथेली से छुरा घोंपा गया था। उसने खून थूका था और फिर जमीन पर गिर पड़ी थी। इससे निंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। अनियंत्रित क्रोध और आतंक की लहर ने तुरंत ही उसकी पूरी आत्मा को भर दिया। निंग ने एक जोरदार चीख मारी और एक असीम रक्त पिपासा ने तुरंत उसकी आत्मा के हर हिस्से को भर दिया। मारो मारो मारो, उन सबको मार दो। जो भी उसका विरोध करे उसे मार डालो। गुस्सा हो, है ना? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। गंदी दिखने वाली युवती निंग को बांधती रही, काफी खुश लग रही थी। चौप। निंग ने गुस्से से चीख मारी। ये चीख उसकी आत्मा की गहराई से, उसकी अंतरतम गहराई से निकली थी। 3 सिरों वाले, 6 भुजाओं वाले जी निंग ने एक साथ सभी 6 तलवारों से वार किया और तलवार की रोशनी की 6 विशाल धारियां तुरंत अतुलनीय चमक के साथ चमक उठीं। वे 6 डोरियों में बदल गईं। तलवार की रोशनी अब रेखाओं में सिमट गई थी। निंग को कोई नहीं रोक सकता था। वह अपने सामने खड़ी हर चीज को चीर डालने वाला था। उसने पहले कभी हत्या करने की ऐसी इच्छा महसूस नहीं की थी। उसने पहले कभी इतना दृढ़ निश्चय महसूस नहीं किया था। पिछले 1 साल में उसने जिन 10,000 से ज्यादा जिंदगी मरण की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, वे उसकी अंतर्दृष्टि को निखारने में पिछले 10 सालों से भी ज्यादा कारगर साबित हुई थीं। 3 पैरों वाली तलवार, जिसे अमर नॉर्थवॉकर ने कई साल पहले निंग की आत्मा में गहराई से अंकित कर दिया था, एक बार फिर उभर आए। एक असीम भयानक हत्या का इरादा, ऐसा दृढ़ संकल्प जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। एक तलवार हृदय जो पूरी तरह से प्रबुद्ध था। कई पुरानी अंतर्दृष्टियां, इन सबने मिलकर निंग को 3 पैरों वाली तलवार के 7वें रुख को तुरंत अंजाम देने में मदद की। 3 पैरों वाली तलवार का 7वां रुख, क्षैतिज तलवार से वार। 1 चीनी में मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ है एक अक्षर वाली तलवार से वार। चीनी में अक्षर 1 के लिए अक्षर बस एक क्षैतिज रेखा है। हुश 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 हुश। तलवार की रेशमी रोशनी की 6 किरणें उस गंदी सी दिखने वाली युवती के शरीर को चीरती हुई निकल गईं। जब पहली तलवार नीचे आई तो उसका चेहरा बदलने लगा, क्योंकि पहली तलवार ने सीधे उसके हाथ को चीरकर अलग कर दिया था। जादुई खजाने जैसा कठोर उसका शरीर तलवार की इस भयंकर तीखी रोशनी को रोक पाने में पूरी तरह असमर्थ था। पीछे हटो। गंदी दिखने वाली युवती अब पहले जैसी शांत नहीं दिख रही थी। वास्तव में वह थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी, क्योंकि वह उन्मत्त होकर पीछे हट रही थी। फुफ। जैसे ही उसका हाथ कटा, उसकी छाती पर भी एक बड़ा घाव हो गया। हालांकि वह सचमुच पीछे हटने में कामयाब रही। उसका दानव सा शरीर बेचैनी से भर गया और उसने निंग को भय और क्रोध से घूरा। तलवार की रोशनी रेशमी रेखाओं में सिमट गई। वह सचमुच इस स्तर पर पहुंच गया है। रेशम की तरह हल्की तलवार। उसे सिर्फ 30 साल की ट्रेनिंग मिली है ना? वह असल में रेशम जैसी हल्की तलवार के स्तर तक पहुंच गया है। वह सचमुच तलवार के ताऊ का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनके पास सचमुच इस कॉन्क्लेव में शीर्ष स्थान तक पहुंचने का मौका है। मुझे लगता है कि जियामांग जिशान भी उनसे कमतर हैं। स्काईलाइट पैलेस के भीतर 9 शुद्ध यांग सच्चे अमर और 1000 दिव्य अमर, सभी ये देखकर दंग रह गए। वे सभी विस्मय से आहें भरने लगे और आपस में बातें करने लगे। रेशम की तरह हल्की तलवार, इसका अर्थ था कि व्यक्ति पहले ही तलवार के ताव में उपलब्धि के एक वास्तविक अतुलनीय रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। 3 पैर वाली तलवार का 7वां रुख, क्षैतिज तलवार निष्पादन, रेशम जैसी हल्की तलवार के स्तर पर था। दरअसल 3 पैरों वाली तलवार के आखिरी 3 आसन पिछले से भी ज्यादा भयानक थे। 7वां, 8वां, 9वां, वे इतने भयानक थे कि अमर नॉर्थवॉकर भी उन्हें किताबों में दर्ज नहीं कर पाया। 3 पैरों वाली तलवार की पहली 6 मुद्राओं के लिए ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति सामान्य तरीके से उनमें आगे बढ़ेगा और तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि वह ग्रैंड दाओ डोमेन स्तर तक नहीं पहुंच जाता। प्रत्येक मुद्रा के बीच शक्ति में वृद्धि बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि ये 6 मुद्राएं एक व्यवस्थित सुधार पर केंद्रित थीं। ये मुख्य रूप से मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए थीं, इसलिए इन्हें पुस्तकों में संकलित किया जा सकता था। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मुद्रा के बीच सुधार का स्तर थोड़ा कम होगा, जिससे प्रशिक्षण आसान हो जाएगा। लेकिन वे अंतिम 3 मुद्राएं, जिन्हें किसी भी पुस्तक में दर्ज नहीं किया जा सका, तीनों मुद्राओं के बीच शक्ति में सचमुच विस्फोटक वृद्धि हुई। 7वीं मुद्रा ये दर्शाती थी कि व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच गया है जो एक ऐसे अमर व्यक्ति की तकनीकों के बराबर है जिसने 3 लाख वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। 8वां रुख एक साधारण दिव्य अमर की तकनीक के बराबर था। 9वां रुख एक परम दिव्य अमर की तकनीकों के बराबर था। यह 9वें रुख के कारण ही था कि अमर नॉर्थवॉकर एक भीला अमर होने के बावजूद एक सच्चे दिव्य अमर के बराबर था। ये तीनों रुख
इनमें से प्रत्येक के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली था। यूवेई वहीं लेटी रही, अपने जादुई खजानों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती हुई सफेद फीनिक्स और काले फीनिक्स में बदल रही थी। उसी समय उसने एक जेड की बोतल निकाली, उसे अपनी मौलिक शक्ति से चकनाचूर कर दिया और फिर एक गोली मुंह में निगल ली। गड़गड़ाहट, उसके पार्श्व का घाव तेजी से भरने लगा। असंख्य शीतनिद्रा विष। यूवेई को पता था कि यह मुसीबत बनने वाला है। असंख्य शीतनिद्रा विष एक दिव्य क्षमता थी जो श्वेत श्याम महाविद्यालय के पास भी थी। हालांकि शाही जियामांग वंश के दाव भंडार में अनगिनत दिव्य क्षमताएं थीं, जिनमें असंख्य शीतनिद्रा विष भी शामिल था। जियामांग ची ने इस तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। असंख्य शीतनिद्रा विष एक अत्यंत घातक विषैली कला थी। इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर में बड़ी मात्रा में विचित्र विषों का सम्मिश्रण करना पड़ता था। शाही कुल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियामांग ची स्वाभाविक रूप से कई दुर्लभ विषों को आसानी से प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार उनका असंख्य शीतनिद्रा विष असाधारण रूप से क्रूर था। वह जिस किसी चीज को छूते वह तुरंत जहरीली हो जाती। एक फेंटोड बॉडी रिफाइनर शायद उससे ज्यादा न डरता हो, लेकिन यूवेई एक की रिफाइनर थी। उसके शरीर की रक्षात्मक और स्वास्थ्यवर्धक शक्ति अपर्याप्त थी और उसे गोलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन ऐसी गोलियां जो असंख्य शीतनिद्रा विषों के भयंकर विष को दबा सकती थीं। यूवेई के पास ऐसी कोई भी कीमती गोली नहीं थी। मर जाओ, दूर जियामांग क्यों हंसी से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सुनहरी तलवार की रोशनी अचानक उसकी ओर उड़ आई। ये छोटे हजार तलवारों के गठन की रोशनी थी। हालांकि इस तलवार प्रकाश की शक्ति महत्वपूर्ण है, यह मेरे लिए कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियामांग क्यूई पहले भी कई बार इसका सामना कर चुका था। इस बार उसने एक बार फिर अपनी भुजाएं फैला दी और अपने युद्ध तल से उस पर वार किया। स्विश, तलवार की रोशनी रेशम की तरह महीन थी, लेकिन उसमें अतुलनीय शक्ति थी। जियामांग क्यू बिल्कुल अचंभित रह गया और उसका वारब्लेड तुरंत उड़ गया। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा फट गई और वह खुद पीछे की ओर गिर गया। हालांकि निंग अचानक उसकी ओर आश्चर्यजनक गति से दौड़ा और जियामांग क्यू ने जल्दी से अपने हाथों में एक और वारब्लेड ले लिया। मर जाओ। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला निंग अतुलनीय रूप से क्रूर दिखाई दे रहा था। तलवार की रोशनी की 6 किरणें प्रकाश की एक विशाल पवनचक्की की तरह चमक रही थीं। हुश 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 हुश। तलवार की रोशनी की लगातार 6 किरणें चीखती हुई नीचे आईं। जियामांग क्यू आंखें फाड़े घूरता रहा। वह तुरंत मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया। एक जलज्वाला कमल अचानक खिल गया जो मांस के टुकड़ों को घेरकर उन्हें कुचलने लगा। नहीं, जियामांग ची की आत्मा चीख रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुचलकर मार डाला गया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। क्या? निपुण दानजू, निपुण स्नोफ्लाई और किंडवाटर क्यूई सभी हैरान रह गए। जियामांग क्यूई एक ही वार में मारा गया। शक्ति का ये स्तर बहुत ज्यादा था। जी निंग की शक्ति एक पल में इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? तुम सबको मर जाना चाहिए। निंग तुरंत मुड़ा और खुद को अडेप्ट स्नोफ्लाई पर फेंक दिया जो उसके सबसे करीब था। जल्दी भागो। निपुण दानजू, निपुण स्नोफ्लाई और किंडवाटर क्यूई ने जब देखा कि निंग कितना क्रूर है तो उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। वे तुरंत तेज गति से भाग गए। खोलो, गंजा, काली चमड़ी वाला अडेप्ट ब्लैकस्टोन जो इस पूरे समय ग्रैंड सीलिंग संरचना को नियंत्रित कर रहा था, ने जल्दी से संरचना को वापस ले लिया। स्वूश स्वूश स्वूश। सिद्ध दानजू, सिद्ध स्नोफ्लाई और काइंडवाटर क्यूई सभी तुरंत उस समूह से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले, सिद्ध ब्लैकस्टोन ने एक ही विचार से उस समूह को फिर से सक्रिय कर दिया। प्रकाश का अवरोध एक बार फिर प्रकट हुआ। खोलो, निंग चीखा। उसकी तलवार की रोशनी रेशम जैसी थी और रेशमी रोशनी की 6 धाराएं उस भव्य सीलिंग संरचना की ओर बढ़ रही थीं। धमाका। भव्य संरचना तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गई और 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले जी निंग उसके भीतर से बाहर आ गए। क्या? निपुण स्नोफ्लाई, जिसने अभी अभी समूह से निकलकर राहत की सांस ली थी, एकदम चौंक गई। वह तुरंत भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी गति एक दुष्ट शरीर शोधक निंग की गति के बराबर कैसे हो सकती थी? हालांकि उसने बचाव के लिए जल्दी से अपना फ्लाईविस्क लहराया, जिससे वह हजारों गुच्छेदार धागों में बदल गया जो उसकी रक्षा के लिए एक अजीब सी सफेद लोमड़ी का रूप ले गए। उसने ढेर सारे ताबीज भी फेंके। उसने निंग को हड़बड़ाकर कहा, मेरे ताबीज ले लो, मेरी जान बख्श दो। फुसफुस फुसफुस। तलवार की रोशनी की 6 और धाराएं आईं। उन्होंने सफेद लोमड़ी को चीरते हुए अडेप्ट स्नोफ्लाई को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत तेज था। 3 सिर वाली 6 भुजाओं वाली निंग की तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि निपुण स्नोफ्लाई को अपने ताबीज फेंकने के बाद दूर जाने का भी समय नहीं मिला। निंग ने उसे तुरंत मार डाला। किंडवाटर क्यू और निपुण दानजू दोनों ही निंग की बर्बरता से भयभीत थे। निपुण दानजू दुर्जेय थी, लेकिन वह एक की रिफाइनर थी। वह निंग से मौत तक लड़ने का साहस कैसे जुटा सकती थी? स्विश स्विश। किंडवाटर क्यू और निपुण दानजू दोनों दूर उड़ गए, दूर तक भाग गए। जहां तक गंजे काले रंग के सिद्धहस्त ब्लैकस्टोन की बात है, उसने अपनी भव्य सीलिंग संरचना तैयार की। गंदी दिखने वाली युवती सिद्धहस्त नाइनडेट्स उसके बगल में खड़ी थी। उसने अब अपने हाथों में चांदी के दस्ताने पहने हुए थे। चलो चलें, ये समय उसके साथ मौत तक लड़ने का नहीं है, अडेप्ट ब्लैकस्टोन ने मन ही मन कहा। निपुण निंडेट्स ने दांत पीसते हुए निंग को घूरा। चल दर। दोनों ने अपने कदम काफी निर्णायक ढंग से उठाए। उन्हें एहसास हो गया था कि निंग की शक्ति पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां से वह उनके लिए खतरा बन सकती थी। उन्हें उसे मौत की लड़ाई में हराने का पूरा भरोसा नहीं था और उनके पास पहले से ही काफी तावीज थे।
इसलिए ये जोखिम उठाना उनके लिए ठीक नहीं था। फुफ, दोनों जल्दी से चले गए। क्रोधित निंग ने जियामांग क्यू और निपुण स्नोफ्लाई का वध कर दिया। फिर किंडवाटर क्यू और निपुण दानजू को डरा दिया और साथ ही निपुण नाइन डेथ्स और निपुण ब्लैकस्टोन को भी अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। निंग, जो अभी भी असीम हत्या के इरादे से भरा हुआ था, अपनी निगाहों से उस जगह को घूर रहा था। उसने निपुण स्नोफ्लाई द्वारा छोड़े गए खजानों को इकट्ठा किया और फिर तेजी से अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन की ओर दौड़ा। उसके पास पहुंचकर वह तुरंत अपने सामान्य रूप में आ गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, निंग ने देखा कि यूवेई का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि लगभग काला पड़ गया था। उसे बहुत बुरी तरह जहर दिया गया था। वह खुद को रोक नहीं पाया और बेचैन होने लगा। यूवेई ने खुद को जबरदस्ती उठाया और फिर निंग की तरफ देखकर मुस्कुराए। निंग ने सब कुछ देखा था। यह जियामांग क्यू ही था जिसने दिव्य क्षमता असंख्य शीत निद्रा विष का प्रयोग किया था। ये दिव्य क्षमता ऐसी थी जिसका अभ्यास करने से पानी के नीचे के विशाल पीले भालू ने उसे मना किया था। हालांकि जब अभ्यासी कमजोर होता था तो ये काफी कठिन होती थी, लेकिन एक बार जब अभ्यासी मजबूत हो जाता था तो उसे अपने शरीर से विषों को बाहर निकालने के लिए शायद कुछ प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन ये कहना जरूरी था कि इस स्तर पर यह एक बेहद भयानक दिव्य क्षमता थी। जिस किसी को भी इसका स्पर्श होता वह तुरंत जहर से प्रभावित हो जाता और उसकी शक्तियां बहुत कम हो जाती। मेरे पास एंटीवेनम है, शायद ये दबा सकें। निंग बहुत घबरा गया। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। यूवेई वहीं बैठी निंग को देखती रही। वह मुस्कुराई, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जब उसने देखा कि निंग कितना पागल हो गया है तो उसके दिल में सचमुच एक सुखद एहसास हुआ। निंग ने अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन की हालत देखी तो वह उसके लिए दुखी होने के साथ साथ भयभीत भी हुआ। बाकी सब कुछ भूलकर उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। यूवेई ने निंग को उसे थामने दिया। उसने अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका दिया। उसे निंग के शरीर से निकलती गर्मी का एहसास हुआ, लगभग उबलती हुई गर्मी जिसने उसे सचमुच चौंका दिया। मैं अब और हिचकिचाना नहीं चाहती। निंग ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं। मुझे सच में डर लग रहा था। डर था कि तुम मर जाओगी। अगर तुम मर जाती तो क्या मैं हिचकिचाती रहती? यूवेई भी आगे बढ़ी और निंग को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके आंसू बहने लगे। स्काईलाइट पैलेस का मुख्य हॉल। लू डोंगबिन ने अचानक अपनी मेज पर जोर से थपथपाया, जिससे उसके सामने रखी अमर शराब उड़ गई। वह उछलकर खड़ा हो गया, फिर पहाड़ों और नदियों के विशाल ब्राइट मून डायग्राम के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां निंग ने यूवेई को पकड़ा हुआ था। वह जोर से हंसा। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इतना संकोची और अनिर्णायक होने का क्या मतलब है? अगर वे यह मौका चूक गए तो उन्हें जिंदगी भर फिर कभी साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें इस मौके का फायदा उठाना ही था। अगर तुम्हारी भावनाएं सही हैं तो तुम्हें उन पर अमल करना चाहिए। तुम साथ में जिंदगी मरण की इतनी लड़ाइयां लड़ चुके हो। तुम अपने दिल की बात कैसे नहीं समझ पाए? तुम इतने लंबे समय तक हिचकिचा कैसे सकते थे? हा, लेकिन अब सब ठीक है। आखिरी महीने में वे आखिरकार गले मिल रहे हैं। पुस्तक 12, अध्याय 17। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिया, सम्राट हाओ और बाकी सब देखते रह गए जब लू डोंगबिन ने अपनी मेज पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि अमर शराब चारों तरफ उड़ गई। वे अवाक रह गए। लू डोंगबिन, आप तीनों लोगों के सबसे विस्मयकारी और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। 3000 प्रमुख लोगों और खरबों लघु लोगों में स्थित अनगिनत विद्यालय आपको कुलपति लू के रूप में पूजते हैं। क्या वांशियांक स्तर के दो युवा साथियों के बीच थोड़े से रोमांस पर आपका इतना उत्साहित होना उचित है? ये तो बस मनोरंजन का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? फिर भी वे सब समझ गए कि लू डोंगबिन का स्वभाव ही ऐसा था। उसे नश्वर लोकों में भटकना बहुत पसंद था और उसे छोटी छोटी शख्सियतों की प्रेम कहानियों पर ध्यान देने के साथ साथ चांद के बड़े की जोड़ी बनाने में भी बहुत आनंद आता था। शाही गढ़ चौक। ब्लैक व्हाइट कॉलेज के शिष्य हवा में विशाल डायग्राम को घूर रहे थे और बेहद घबराए हुए थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग, जल्दी, हाँ, उन्हें मार डालो, उन सभी को मार डालो। म्यू नॉर्थसन अतुलनीय रूप से उत्तेजित था क्योंकि वह आरेख के भीतर विस्फोटक रूप से बर्बर जीनिंग को घूर रहा था। जल्दी। अमर फाइवक्रेज भी बेचैनी से देख रहा था और आखिरकार उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, जियामांग क्यू भी सिर्फ एक वांशियांक सिद्ध था। हालांकि उसका असंख्य शीत निद्रा विष शक्तिशाली था, लेकिन कुछ गोलियों के सहारे कम से कम कुछ समय के लिए उसके असर को दबाया जा सकता है। क्या नॉर्थसन, लिटिल किंग, व्हाइट वाटर हाउंड, इमोर्टल फाइवक्रेज, अडेप्ट वास्ट रिवर, नॉर्थमोट बाइवेई और अन्य सभी अचानक उभरी हुई आंखों से घूरने लगे क्योंकि जी निंग और यूवेई वास्तव में गले मिल रहे थे। लेकिन नॉर्थसन वास्तव में हकलाने लगा। मास्टर और मिस यूवेई। लिटिल किंग भी पूरी तरह से हैरान था। नॉर्थमोट बाइवेई सबसे पहले होश में आया। ठहाका लगाते हुए उसने अपनी जांघ थपथपाई। मेरा भाईजी निंग वाकई बहुत शक्तिशाली है। पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून डायग्राम में अमर नियति के सम्मेलन के मुकदमे में वह सचमुच एक सुंदरी को अपनी बाहों में लेकर लौटेगा। ठीक है। अमर फाइवक्रेज ने खुशी से कुछ बार सिर हिलाया। ब्लैक व्हाइट कॉलेज अब कुछ समय तक दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहेगा। नाइन लोड्स चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। आखिरकार वह वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन के पास पहुंच गया। ये बेहतरीन के लिए है। मैं खुद हूँ। वह खुद है। बस
क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि वे अलग भी हो जाएंगे? निनलोत्स उन्हें अपनी प्रार्थनाएं देना चाहती थी, लेकिन अपने दिल में खोजते हुए उसने पाया कि उसके दिल की गहराई में किसी कारण से, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, उसे अभी भी एक अजीब सी उम्मीद थी। उम्मीद थी कि निंग और यूवेई भी अलग हो जाएंगे। नाइनलोट्स एक अमर साधिका थी जो अपने हृदय को समझती थी। उसने तुरंत विश्लेषण किया और महसूस किया कि वह क्या महसूस कर रही है। उसने मन ही मन कहा जाता है कि भावनाओं की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है। हालांकि मैंने अपने हृदय को पहले ही समझ लिया है, फिर भी जब भी मैं निंग को देखती हूँ, मेरे हृदय की झील पर लहरें फिर से उठती हैं। अगर मैं अमर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे उनसे फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। यह उसके लिए बेहतर होगा, यह मेरे लिए भी बेहतर होगा। नाइनलोट्स ने मन बना लिया। अमर भाग्य के इस सम्मेलन के समापन के बाद वह डोंग्यान कबीले में वापस लौट जाएगी। जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, वह निंग से फिर कभी नहीं मिलेगी। पास ही बैठे डोंग्यान पुरखे ने अपने बगल में बैठी नाइनलोट्स की तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में नजर देखी, दृढ़ संकल्प की झलक। डोंग्यान पूर्वज ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह नहीं चाहता था कि निंग और नाइनलोट्स के बीच का रिश्ता इस तरह खत्म हो। हालांकि यह नाइनलोट्स का दिल से निकला फैसला था। वह दखल नहीं देगा। आरेख के भीतर यूवेई निंग को कसकर गले लगा रही थी। वह उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती थी और उसके साथ आने वाले आनंद का भी। बहुत लंबे समय से उसे ऐसा आनंद महसूस नहीं हुआ था। बहुत लंबे समय से, अपने पिछले जन्म में भी, बचपन में, उसने इस आनंद को बस कुछ ही समय के लिए जाना था। अब उसे एक बार फिर आनंद और संतुष्टि का एहसास हुआ। इससे उसके चेहरे पर बेकाबू आंसू बहने लगे। वह थोड़ा हिली और निंग को और भी कसकर जकड़ लिया। मन ही मन वह अपने पिछले जन्म की यादों में से उस भयानक आकृति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। वह आकृति जिसने उसके दिल में भय का संचार कर दिया था। यूवेई ने अपने होंठ काटे, इतनी जोर से काटे कि खून निकल आया। मन ही मन कहा, मैं कसम खाती हूँ कि चाहे इसके लिए मुझे, यूवेई, अपनी आत्मा ही क्यों न तोड़नी पड़े, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगी, कभी नहीं। अपना फैसला लेने के बाद यूवेई सचमुच निश्चिंत हो गई। अब वह अपनी आत्मा के विनाश के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उसके दिल की गांठ सुलझ गई थी। मेरे दोस्त, यूवेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निंग ने यूवेई को अपनी बाहों में भर लिया और उसके शरीर से आती खुशबू को सूंघने लगा। उसकी गर्दन के आसपास के कपड़ों पर लगे पंख जैसे बाल उसके चेहरे पर रगड़ खा रहे थे। निंग पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। बहुत समय बाद उसे इतनी शांति मिली थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ी इस औरत का दिल उसके दिल के बेहद करीब था, मानो वे दोनों एक ही हों। आज से, निंग ने यूवेई के कानों में धीरे से फुसफुसाया। ये शब्द किसी वादे की तरह लग रहे थे। यूवेई, तुम मेरी औरत रहोगी और तुम भी मेरी हो जाओगी। यूवेई ने धीरे से उत्तर दिया। दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ सकते थे। तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। भविष्य में हम अमर पथ पर एक साथ चलेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे या अलग नहीं होंगे। यूवेई। निंग ने यूवेई को छोड़ दिया, उसके चेहरे पर फैली मौत जैसी गहरी पीली रंगत को देखते हुए। उसने चिंता से कहा, तुम्हें जहर दिया गया है। असंख्य शीतनिद्रा विषों के विष बहुत अनोखे होते हैं। यूवेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे पास जो गोलियां हैं, वे उन्हें अस्थायी रूप से 2-4 घंटों तक ही दबा पाती हैं। विष का वास्तविक उपचार करने के लिए मुझे या तो एक अतुलनीय रूप से कीमती अमर गोली चाहिए जो अनगिनत विषों का नाश कर सके, या एक ऐसी आत्मा गोली जो विशेष रूप से इस दिव्य क्षमता के विषों को घोलने के लिए डिजाइन की गई हो। मैं आरेख की दुनिया में रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। निंग ने दांत पीस लिए। वह और यूवेई मुकदमा पास करने ही वाले थे, लेकिन अब उसे जाना ही था। अगर जहर का असर ठीक नहीं हुआ, तो जहर के असर से मुक्त होने पर वह मर जाएगी। बस, दुखी मत हो। यूवेई मुस्कुराई और निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। यहाँ तुम्हें जीतना कॉन्क्लेव में किसी भी अन्य पुरस्कार को जीतने से बेहतर है। ठीक है। हालांकि निंग यूवेई के साथ रहना चाहता था, उसने तुरंत कहा, जल्दी करो और अपना जहर ठीक करो। यह इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, इसलिए देर मत करो। ये ग्रैंड जिया की शाही राजधानी है और बाहर अनगिनत विशेषज्ञ इकट्ठा हैं। यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यूवेई ने सिर हिलाया। मेरे ताबीज ले लो। फुफकार। फौरन ही जमीन पर ढेर सारे तावीज प्रकट हो गए। यूवेई ने निंग की ओर देखा। गड़गड़ाहट। शक्ति की एक अदृश्य लहर उतरी, जिसने यूवेई को दूर भेज दिया। निंग ने ताबीज इकट्ठा किए। दरअसल जियामांग क्यू और निपुण स्नोफ्लाई को मारने के बाद उसने जितने ताबीज हासिल किए थे, वे उसके और यूवेई के लिए मुकदमे में पास होने के लिए काफी थे। लेकिन उसे असंख्य शीतनिद्रा विषों ने जहर दे दिया था। उसे वहां से निकलकर इलाज करवाना पड़ा। स्वूश। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर प्रकाश की एक लकीर की तरह गायब हो गया। स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल के भीतर नौशोधा यांग सच्चे अमर सभी आरेख को घूर रहे थे। ये यूवेई लड़की बाहर आ रही है। जियामांग, इसे यहाँ टेलीपोर्ट करवाओ, लू डोंगबिन ने तुरंत कहा। जिया सम्राट अपने शाही सिंहासन पर बैठे हुए बस मुस्कुराए। वाह, एक काले वस्त्रधारी महिला जिसकी त्वचा सफेद जेड की तरह चमकदार थी और जो पृथ्वी के माप के अनुसार लगभग 1.7 मीटर लंबी थी, अचानक स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल में नौशोधा यांग ट्रू इमॉर्टल्स के ठीक बगल में प्रकट हुई। यूवेई ने अपने आसपास के वातावरण को देखा और तुरंत ही स्तब्ध रह गई।
जिया सम्राट अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान थे। उनके साथ बैठे अन्य शुद्ध यांग सच्चे अमरों ने अपनी आभा को दबाया नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी आभा बाहर फैल गई, जिससे यू वेई में भारी भय व्याप्त हो गया। उसने अपने पिछले जन्म में दिव्य अमरों को देखा था, और सिर्फ एक को नहीं। उसके सामने ये आकृतियां उसे अपार शक्ति का आभास करा रही थीं। वे बिल्कुल भी दिव्य अमर नहीं थे। यू वेई ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 1000 दिव्य अमर प्राणी दिखाई दिए। उनकी आभाएं भी उतनी ही चौंकाने वाली थीं। यू वेई, ब्लैक व्हाइट कॉलेज की शिष्या, आपके सामने साष्टांग प्रणाम करती है, महाराज। यू वेई तुरंत अत्यधिक सम्मान के साथ अपने घुटनों पर गिर पड़ी। काफी चतुर, जिया सम्राट हंसा और उसकी प्रशंसा की। उठो। लू डोंगबिन यू वेई को दिलचस्पी से देख रहा था। दरअसल वहां मौजूद बाकी 8 शुद्ध यांग सच्चे अमर यू वेई को तुच्छ समझते थे। वह एक पुनर्जन्म लेने वाली अमर महिला से ज्यादा कुछ नहीं थी। सिर्फ लू डोंगबिन ही उससे आकर्षित था। छोटी बच्ची। लू डोंगबिन ने उसकी ओर शराब का एक लौकी उछाला और उसे यू वेई की ओर उछाल दिया। यू वेई ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। इसे पी लो, लू डोंगबिन ने निर्देश दिया। यू वेई अपने हाथों में शराब की लौकी को घूर रही थी। हालांकि वह बेचैन और घबराई हुई थी, वह जानती थी कि वह मना नहीं कर सकती। उसने तुरंत शराब की लौकी उठाई और उसे गटक लिया। गर्दन उठाकर शराब पीना बेहद खूबसूरत लग रहा था। हालांकि उसकी गर्दन और चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। हालांकि धीरे धीरे उसकी गर्दन और चेहरे का रंग बदलने लगा, पीला पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में यू वेई एक धूसर त्वचा वाली लड़की से गोरी त्वचा वाली लड़की में बदल गई। मेरा जहर। यू वेई बेहद चौंक गई। उसके शरीर में जो जहर था वह कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि थोड़ी सी शराब पीने से ही घुल गया था। छोटी बच्ची, यह अमर अमृत जो तुमने अभी पिया कोई साधारण शराब नहीं थी। यह जिया सम्राट के निजी भंडार से आया था और वह इसे शायद ही कभी बाहर लाते हैं। आमतौर पर स्वर्गीय अमर भी इसे पीने का मौका नहीं पाते। इसे जिया सम्राट ने लू डोंगबिन के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। उत्तरी प्रदेशों के अमर बुजुर्ग ने ये कहते हुए ठहाका लगाया। यू वेई तुरंत कृतज्ञता में घुटनों के बल बैठ गया। जरूरत नहीं है, बस एक लौकी की शराब थी। लू डोंगबिन बिल्कुल उदासीन लग रहा था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ। यू वेई ने विशाल स्काईलाइट पैलेस को घूरा। उसके पीछे लगभग 1000 दिव्य अमर देवता थे, जो 2 पंक्तियों में बटे हुए थे और दूर तक फैले हुए थे। यू वेई को वास्तव में यह नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है। जाओ और राजा यान के पास बैठ जाओ, जिया सम्राट ने निर्देश दिया। हाँ, अब जाकर यू वेई को थोड़ा सुकून मिला। जब उसने पहले कमरे पर नजर दौड़ाई थी तो उसने देखा कि यूची जियुए राजा यान के पीछे बैठा है। यू वेई अपने विचारों में उलझी हुई राजा यान के सामने चली गई। फिर उनके पीछे यूची शियुए के पास बैठ गई। वहां मौजूद सभी दिव्य अमर उस काले वस्त्रधारी युवती को घूर रहे थे। उन सभी ने लू डोंगबिन को उस पर शराब का एक घूंट चढ़ाते हुए देखा था। वहां मौजूद सभी दिव्य अमर उस महान लू डोंगबिन को जानते थे, लेकिन उनमें से लगभग किसी ने भी उससे पहले कभी बात नहीं की थी। ये छोटी बच्ची कौन है? वह वास्तव में पैट्रियार्क लू से बातचीत कर पा रही थी। कोई सुराग नहीं। उसे ब्लैक व्हाइट कॉलेज से होना चाहिए। जी निंग ब्लैक व्हाइट कॉलेज से है। सभी दिव्य अमर इस विषय पर आपस में बातचीत कर रहे थे। यू वेई अब किंग यान के पीछे यूची जियू के बगल में बैठा था। यू वेई, तुम बहुत कमाल की हो, शियुए ने उसे उत्साहित मन ही मन संदेश भेजा। तुम वाकई पैट्रियार्क लू से बात कर पाई। मेरे दादाजी ने भी इससे पहले कभी पैट्रियार्क लू से बात नहीं की थी। हाँ, यू वेई अभी भी स्तब्ध थी। उसने अपने पिछले जन्म में भी लू डोंगबिन के बारे में सुना था। वह त्रिलोक के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक था। ठीक है, आपने और जी निंग ने एक दूसरे को जीवनसाथी चुना है। राजकुमारी शियू की आंखें चमक रही थीं। निंग की चचेरी बहन होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से इस पर बहुत ध्यान दिया। यू वेई का चेहरा तुरंत थोड़ा लाल और शर्मीला हो गया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। हालांकि यू वेई मन ही मन थोड़ी घबराई हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहरी दुनिया में लंबे समय से यह अफवाह फैली हुई थी कि राजकुमारी शियुए जी निंग को बहुत पसंद करती है। कहा जाता था कि जब जी निंग शाही राजधानी में पहुंचे ही थे तो राजकुमारी शियुए ही उन्हें राजा यान की जागीर में ले गई थीं, और उन्हीं की वजह से राजा यान ने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। जरा सोचो, राजा यान कैसा था। अगर राजकुमारी शियुए न होती तो वह जी निंग की रक्षा के लिए अपने स्वर्णिम साम्राज्य को कैसे भेज पाता। सबको यकीन था कि राजकुमारी शियुए जरूर जी निंग के प्यार में पड़ गई होगी। यहाँ तक कि ब्लैक व्हाइट कॉलेज के कई सदस्य भी यही मानते थे, और यू वेई का भी यही अनुमान था। क्या राजकुमारी शियुए भी सचमुच जी निंग के प्यार में पड़ गई है? क्या वो मुझ पर गुस्सा होगी? यू वेई चिंतित हो रहा था। वाह, राजकुमारी शियुए बेहद खुश और उत्साहित थी। यू वेई, तुम्हें जी निंग का ध्यान रखना होगा। काश तुम तुरंत उसके बच्चे पैदा कर लेती। पुस्तक 12, अध्याय 18, वर्ष समाप्त। पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख की दुनिया के भीतर चांद की धुंधली चमक जमीन पर चमक रही थी। नदी के किनारे निंग कमल की मुद्रा में बैठा था, एक साधारण विस्मयकारी आकृति जो बहुत पहले बनाई गई थी। रेशमी तलवार की रोशनी की धारियां पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। तलवार की रोशनी अद्भुत शक्ति के साथ हर जगह फैल रही थी। निंग ने 3 पैरों वाली तलवार की 7वीं मुद्रा, क्षैतिज तलवार क्रिया, को समझ लिया था। परिणामस्वरूप वह रेशमी तलवार प्रकाश के स्तर तक पहुंच गया था। अंततः वह यू वेई से भी मिल गया था और परिणामस्वरूप वह अत्यंत प्रसन्न था।
उसका दाव हृदय अतुलनीय रूप से शुद्ध और बोधपूर्ण था, और उसका हृदय इस समय शांत और शांतिपूर्ण था। उसकी आत्मा में क्रोध या घृणा का जरा भी जहर नहीं था। सामान्यतः किसी भी सफलता के बाद व्यक्ति को अपनी नींव को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। निंग अभी यही कर रहा था, अपना हृदय तलवार के ताव पर केंद्रित कर रहा था। स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक ज्ञान की धाराएं उसके हृदय में भर रही थीं। हृदय में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, अपने जुनून होते हैं। जुनून जितना प्रबल होगा, तलवार उतनी ही तेज होगी। मैं जो मांगता हूँ बेफिक्र और बेलगाम होना है। निंग ने ये शब्द चुपचाप अपने आप से कहे। बेफिक्र और बेलगाम होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था उन लोगों की रक्षा कर पाना जिनसे आप प्यार करते थे। इसका मतलब था दूसरों की धमकियों से मुक्त होना। इसका मतलब था अपनी किस्मत अपने हाथों में रखना। यह मेरी तलवार का दाव है। जो लोग मेरे दाव का विरोध करेंगे उनका वध कर दिया जाएगा। निंग की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। वाह! तलवार की रोशनी हर जगह अजेय और प्रभावशाली अंदाज में उड़ रही थी। उसमें निहित तलवार इरादा इतना शक्तिशाली था कि वह उस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां निंग पहले कभी नहीं पहुंचा था। हर एक तलवार अमर का अपना तलवार हृदय था। दुष्ट तलवार अमर, अभिमानी और एकाकी तलवार अमर, लापरवाह और बेलगाम तलवार अमर। और वे सभी अपने अपने तलवार हृदय के अनुसार आगे बढ़ते रहे। अगर वे हिचकिचाएं, उलझन में पड़ें, भ्रमित हों, तो उनकी तलवार इरादे कमजोर हो जाएंगे। उनकी तलवार इरादे अब शुद्ध नहीं रहेंगी और उनकी तलवार की शक्ति लगातार कम होती जाएगी। अमर नॉर्थवॉकर की 3 पैरों वाली तलवार खुश रहना चाहती है। एक दिन खुशी से जीना घुट घुट कर जीने से बेहतर है। मेरी 3 पैरों वाली तलवार हालांकि बेफिक्र और उन्मुक्त होना चाहती है। आनंदित होना बेफिक्र और उन्मुक्त होने का केवल एक पहलू है। बेफिक्र और उन्मुक्त होना तीनों लोगों की सीमाओं को पार करना है, अजेय शक्ति प्राप्त करना है। तभी कोई सचमुच अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। निंग को अपने और अमर नॉर्थवॉकर के बीच का अंतर समझ आ गया। अमर नॉर्थवॉकर एक भीला अमर था। यह निश्चित था कि वह अंततः बढ़ती हुई शक्तिशाली 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के अधीन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अमर नॉर्थवॉकर की तलवारबाजी एक प्रकार की बर्बरता थी जो तब शुरू होती थी जब कोई व्यक्ति जानता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। चाहे कोई भी उसका विरोध करे, वह मारेगा, मारेगा, मारेगा। वह सभी अन्यायों का नाश करेगा, उन सभी का नाश करेगा जो वध के योग्य हैं। वह बस आनंदित रहने की कामना करता था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि आपका समर्थक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी आपका वध कर देगा। लेकिन असल में क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत होने वाली है, अमर नॉर्थवॉकर की 3 पैरों वाली तलवार बेहद क्रूर थी। जब कोई हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता तो उसकी तलवारबाजी की शक्ति कम हो जाती। निंग ने 3 पैरों वाली तलवार के जरिए तलवार के ताव के गहरे रहस्यों को समझ लिया था। लेकिन उसकी तलवार इच्छा सिर्फ उसकी थी। यह एक 3 पैरों वाली तलवार बन गई जो सिर्फ उसकी और सिर्फ उसकी थी। सच तो ये है कि अमर नॉर्थवॉकर भी इस समस्या को समझता था। इसीलिए जब भी 3 पैरों वाली तलवार किसी उत्तराधिकारी को दी जाती थी तो उत्तराधिकारी अपनी एक 3 पैरों वाली तलवार बना लेता था। निंग ने अपने हाथों में डार्क नॉर्थ तलवारें थाम लीं। पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून डायग्राम की दुनिया में आगे बढ़ते हुए उसे तलवार के साथ एक होने का एहसास हो रहा था। कोई अकेला घूम रहा है, चलो उसे घेर लो। तभी 3 आकृतियां हवा में चीखती हुई आईं। उनमें से एक ने कोई रहस्यमयी कला दिखाई और पांवों का एक घना झुंड तेजी से उड़कर निंग को पूरी तरह से घेर लिया। निंग असल में बस मुस्कुराया। स्विश! निंग अचानक हिल गया। उसका पूरा शरीर बिजली की तरह कड़क उठा और वह रॉक की गति और भूत की अप्रत्याशितता के साथ आगे बढ़ा, लगातार इधर उधर उड़ता और चमकता रहा। उसकी तलवार की रोशनी हवा में पतले रेशमी धागों की तरह उड़ गई। अनगिनत कौवे तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए, एक के बाद एक कांटों जैसे जादुई खजानों में बदल गए। और फिर एक बिल्कुल अप्रत्याशित भूत की तरह वह उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये कौन है? ये बहुत तेज है, सावधान। हालांकि निंग ने स्टार सीजिंग हैंड, हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन या 3 हेड्स 6 आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ पेंटाबोल्ट वज्र और विंडविंग एवेशन का इस्तेमाल किया था। फिर भी इन 2 दिव्य क्षमताओं के बल पर वह उनसे निपटने के लिए पर्याप्त गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ सकता था। वह इन लोगों को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह इनका इस्तेमाल अपनी तलवारबाजी को प्रशिक्षित और निखारने के लिए कर रहा था। तलवारों की रोशनी हर तरफ चमक रही थी, जिससे तीनों बुरी तरह घायल हो गए। वे बस अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे और भागने लगे। वह बहुत तेज है और उसकी तलवारबाजी बहुत भयानक है और वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है, लेकिन उसने स्वर्गीय परिवर्तन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि उसे उस दिव्य क्षमता का पता भी नहीं है। निंग आगे बढ़ता रहा। आरेख के इस अंतिम महीने में उन्होंने अपनी दिव्य भावना को उन्मुक्त रूप से फैलाया तथा विरोधियों की खोज की तथा एक के बाद एक युद्ध में शामिल हुए। कमजोर की रिफाइनर्स के खिलाफ वह स्वर्गीय परिवर्तन का उपयोग नहीं करेगा। कठिन शत्रुओं के विरुद्ध वह स्वर्गीय परिवर्तन पर निर्भर रहेगा। कठिन शत्रुओं के समूह के विरुद्ध वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा, साथ ही स्टार सीजिंग हैंड का भी। संक्षेप में, निंग तेज था, उसके पास एक खूंखार तलवार थी और वह बेहद ताकतवर था। वह डायग्राम में अपनी मर्जी से घूमता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कितने लोग उसके खिलाफ सेना में शामिल हो गए हैं। वह आगे बढ़ता ही सबको मारता, मारता, मारता। आखिरकार अब तक तो सब एक छोटे से दस्ते में थे।
अगर हालात बिल्कुल शुरुआत जैसे होते और सैकड़ों लोग उसके खिलाफ सेना में शामिल हो सकते तो निंग इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब भी बहुत कम लोग जीवित बचे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि बचे हुए सभी लोग असली राक्षस थे। निंग ने अपनी तलवार कला को निखारने के लिए इनका इस्तेमाल किया। तलवार युद्ध का एक हथियार थी और युद्ध में उसकी तलवार कला बहुत तेजी से शक्तिशाली होती गई। निंग ने वर्षा जल के दावपथ और नरक के दावपथ दोनों को अपनी तलवार के दाव में मिला दिया। तलवार तब कठोर होती थी जब उसे कठोर होना जरूरी होता था और जब उसे नर्म होना चाहिए होता था तब नर्म होती थी। अब वह जियामांग क्यू और निपुण स्नोफ्लाई को मारने के समय की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली था। शाही किले के चौक में बैठे सभी लोग अतुलनीय विस्मय से बार बार आहें भर रहे थे। चित्र में केवल 200 या इतने ही व्यक्ति बचे थे और उनमें से प्रत्येक अद्वितीय राक्षस था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थे जो विशेष वैभव से चमक रहे थे। उनमें से एक थी जी निंग। जी निंग की तलवारबाजी की कला अद्भुत गति से निखर रही है। वह डायग्राम में पहली बार प्रवेश करने के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब डायग्राम की पूरी दुनिया में वह सबसे शक्तिशाली में से एक होना चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जी निंग अमर भाग्य के इस सम्मेलन में नंबर 1 बन सकती है। उसे केवल 30 वर्षों का प्रशिक्षण मिला है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राक्षस? कैसा राक्षस? ये जी निंग तो तलवारबाज बनने के लिए ही पैदा हुआ है। सिर्फ 30 साल में ही वह इस मुकाम पर पहुंच गया है। मैंने 30,000 साल तक प्रशिक्षण लिया है, फिर भी मैं उससे कमतर हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पूरे कॉन्क्लेव में जहाँ तक तलवारबाजी की बात है, जी निंग निश्चित रूप से नंबर 1 है। 3600 कमांडरियों और 4 समुद्रों से आए हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों में से निंग नंबर 1 स्वॉर्ड इमॉर्टल था। आखिरकार उसके स्तर के कुछ लोग जैसे जियामांग जिशान, अडेप्ट 9 डेथ्स, अडेप्ट ब्लैकस्टोन और स्लोपी दाओइस्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं थे। स्वॉर्ड इमॉर्टल आक्रमण करने में बेहद कुशल होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई लोग मानते थे कि निंग इस टूर्नामेंट में नंबर 1 बनेगा। स्काईलाइट पैलेस का मुख्य हॉल। कुलपति आर्किनम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में कुछ अजीब सा लग रहा हो। हालांकि यह सच था कि यंग फ्लेम कबीले में बेहद शक्तिशाली यंग फ्लेम जान था, जिसकी तुलना जियामांग जिशान से की जा सकती थी। डायग्राम की दुनिया में यंग फ्लेम जान जी निंग जितना प्रतिभाशाली या आकर्षक नहीं था। ये जी निंग, पैट्रियार्क आर्किनम ने अपने दांत पीस लिए। वह जितना अधिक प्रतिभाशाली राक्षस है, उसे उतना ही अधिक समाप्त करने की आवश्यकता है। अभी के लिए मैं तुम्हें आत्मसंतुष्ट रहने देता हूँ। तुम कॉन्क्लेव में किसी जीनियस से ज्यादा कुछ नहीं हो। हर 3 सदियों में एक कॉन्क्लेव होता है। मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि कितनी बार कॉन्क्लेव हुआ है, लेकिन कितने विजेता स्वर्गीय अमर बनते हैं। पैट्रियार्क आर्किनम ने मन ही मन सोचा, अगर तुम स्वर्गीय अमर नहीं बन सकते तो अंत में तुम कभी भी भव्य मंच पर कदम नहीं रख पाओगे। जिया सम्राट इस सम्मेलन की बहुत परवाह करते हैं और कई शुद्ध यांग सच्चे अमर भी इसे देख रहे हैं। हालांकि वे बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिरकार सच्चे अमरों का कितना ऊंचा दर्जा होता है, इस पर विचार करें। वे तीनों लोगों के विशेषज्ञ हैं जो निश्चित रूप से यूं ही शिष्यों का चयन नहीं करेंगे। उन्हें जी निंग को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला नहीं करना चाहिए, है ना? जब तक सच्चे अमर उसे शिष्य के रूप में नहीं लेते, मौका मिलते ही मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। पैट्रियार्क आर्किनम को हत्या करने की अत्यंत तीव्र इच्छा महसूस हुई। उसे यंग फ्लेम नोंग से सच्चा प्यार हो गया था और वह सचमुच उसका बदला लेना चाहता था। इसके अलावा यंग फ्लेम कबीले और निंग के बीच झगड़ा अब बहुत बड़ा हो चुका था। आखिरकार यंग फ्लेम कबीले ने डेथस्वॉन को उसकी हत्या के लिए भेजा ही था। अगर जी निंग ने सचमुच एक दिन अपने पंख फैलाए तो वह बदला लेने की इच्छा कैसे न करे। इस कॉन्क्लेव में उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, तो फिर जी निंग को इस तरह आगे बढ़ने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? उसे खत्म करना ही था। लेकिन निश्चित रूप से यदि एक शुद्ध यांग सच्चा अमर वास्तव में जी निंग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता है तो पैट्रियार्क आर्किनम के पास इस कड़वे फल को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आमतौर पर एक शुद्ध यांग सच्चा अमर जितने शिष्यों को स्वीकार करता है उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। वे निश्चित रूप से नए शिष्यों को यूं ही स्वीकार नहीं करेंगे। कुलपति आर्किनम ने मन ही मन आशा व्यक्त की कि कोई भी सच्चा अमर अचानक आगे बढ़कर जी निंग को अपना शिष्य नहीं बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह सचमुच स्तब्ध रह जाएगा। निंग पर्वत शिखर पर कमल मुद्रा में बैठा था। अचानक साल खत्म हो गया है। सबसे ज्यादा तावीजों वाले 80 प्रतियोगियों ने पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून डायग्राम की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। डायग्राम में मौजूद हर एक व्यक्ति के मन में अचानक ग्रैंड जिया के सम्राट की आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही एक गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सुनहरी रोशनी की किरणें जी निंग, जियामांग जिशान, सिद्ध 9 डेथ्स, स्लोपी दाओइस्ट और बाकी 80 लोगों को घेरने लगीं। कुछ लोग कमल मुद्रा में बैठे थे, कुछ टहल रहे थे और कुछ सो रहे थे। संक्षेप में उनके सभी शरीर सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। स्पष्ट रूप से ये रोशनी बाहरी दुनिया के लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाने के लिए थी कि वे 80 कौन थे। स्विश 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 80 लोगों को तुरंत ही डायग्राम की दुनिया से बाहर भेज दिया गया। तुममें से जो 159 बचे हैं उन्हें अंतिम युद्ध में शामिल होना होगा। तुममें से केवल 16 लोगों को ही डायग्राम की दुनिया में जीवित रहने की अनुमति है। ग्रैंड जिया के सम्राट की आवाज उन सबके मन में गूंज उठी और फिर उन सभी 159 को एक विशाल घास के मैदान में भेज दिया गया। घास के मैदान पर एक भव्य सीलिंग संरचना दिखाई दी जो 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी।
उनमें से सभी 159 को सीलिंग संरचना के भीतर बंद कर दिया गया। वे सभी अपने साथी प्रतियोगियों की ओर देखने लगे। मारना शुरू करो, ग्रैंड जिया के सम्राट की आवाज गूंजी। तुरंत ही भव्य सीलिंग संरचना के भीतर मौजूद 159 प्रतियोगियों ने एक दूसरे के खिलाफ एक उन्मत्त अंतिम संघर्ष शुरू कर दिया। ये केवल 100 किलोमीटर का एक बहुत छोटा क्षेत्र था उनके जैसे लोगों के लिए, जो एक ही झटके में 100 किलोमीटर चल सकते थे, और उनमें से इतने सारे मौजूद होने के बावजूद यहाँ का युद्ध असाधारण रूप से भयंकर और दयनीय था। कई लोग स्वेच्छा से अपने ताबीज फेंकने और हार मानने को मजबूर हो गए। स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल के सामने बादल, जी निंग और बाकी 80 लोग बादल के ऊपर प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। निंग ने जल्दी ही कई जाने पहचाने चेहरे देखे। जियामांग जिशान, कांगू जियो, अडेप्ट ब्लैकस्टोन, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने स्लोपी दाववादी को भी देखा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग। स्लोपी दाववादी भी मुस्कुराया। तुम 80 लोग, सब खड़े हो जाओ। मुकुट पहने एक सेवक ने उनसे ठंडे स्वर में कहा, बाकी 16 लोग शीघ्र ही प्रकट होंगे। तब तुम 96 लोग मेरे पीछे पीछे चलकर सम्राट के प्रति सम्मान प्रकट करोगे। इस बार 3 लोगों के कुछ शुद्ध यांग सच्चे अमर भी देखने आए हैं। तुम सबको नियमों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम किसी भी सच्चे अमर को अपमानित या परेशान नहीं कर सकते। मुकुटधारी सेवक का चेहरा पीला और दाढ़ी विहीन था। उसकी आभा बेहद ठंडी थी और निंग और बाकी लोग उस आदमी से निकल रही अदृश्य शक्ति की तरंगों से पहचान सकते थे कि यह व्यक्ति संभवतः कोई दिव्य अमर देवता था। इससे निंग और अन्य सभी लोग मन ही मन आश्चर्य से आहें भरने लगे। ये संभव था कि लाखों प्रतियोगियों में से कोई भी दिव्य अमर न बने, लेकिन ये परिचारक एक अमर था। इससे निंग और अन्य लोगों को तुरंत एक अदृश्य दबाव का एहसास हुआ। पुस्तक 12, अध्याय 19, अमर नियति पुरस्कारों का सम्मेलन। काफी समय बीतने के बाद बादलों के ऊपर 16 और आकृतियां दिखाई दीं। इनमें से ज्यादातर की हालत बहुत ही दयनीय लग रही थी और ज्यादातर बुरी तरह घायल थे। सभी उपस्थित हैं। मुकुटधारी सेवक ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही आकाश से इंद्रधनुषी रंग की फुहारें निंग और बाकी 96 लोगों पर बरस पड़ीं। इंद्रधनुषी वर्षा की बूंदें तेजी से उनके शरीर में समा गईं और गंभीर रूप से घायल सभी लोगों की चोटें तुरंत ठीक हो गईं, जिससे वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यहाँ तक कि जिन लोगों की दैवीय शक्ति और तात्विक शक्ति लंबे समय तक युद्ध करने के कारण समाप्त हो गई थी, उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई। इससे निंग और अन्य सभी स्तब्ध रह गए। याद रखना, स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल में इस समय लगभग 1000 दिव्य अमर, महामहिम सम्राट और शुद्ध यांग सच्चे अमर मौजूद हैं, जो तीनों लोगों के विभिन्न स्थानों से एकत्रित हुए हैं। तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर तुम किसी सच्चे अमर को नाराज कर दोगे जो तुरंत तुम्हारी जान ले लेगा, तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मुकुटधारी सेवक ने अपनी नजर 96 से आगे बढ़ाई और थोड़ा रुककर उस लापरवाह दाववादी की ओर देखा, जिसकी ओर उसने सचमुच एक मुस्कान का संकेत दिया। मेरी आज्ञा मानो, चलो चलें, मुकुटधारी सेवक ने आदेश दिया। वह आगे आगे ऊपर की ओर चला। निंग और बाकी 96 लोग बादलों के बीच से चलते हुए पीछे पीछे चल पड़े। वे जल्दी ही एक विशाल महल के हॉल में पहुंच गए। स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल में कोई छत नहीं थी। उसके ऊपर असीम रूप से विशाल आकाश था। इतने सारे दिव्य अमर! निंग ने तुरंत दिव्य अमर की 2 पंक्तियां देखीं। वे मुख्य हॉल के सबसे गहरे हिस्से तक फैली हुई थीं। सचमुच लगभग 1000 थीं। स्टिलवाटर कमांड्री में मैंने एक भी दिव्य अमर कुलपति नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने बहुत सारे देखे हैं। मुझे लगता है कि पूरे ग्रैंड जिया साम्राज्य में कई हजार दिव्य अमर होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि किसी भी बड़े ग्रह का सम्राट दिव्य सम्राट के साथ बराबरी से बैठकर बात कर सकता है। निंग अपने चारों ओर से आती शक्ति की लहरों को महसूस कर सकता था। एक दिव्य अमर से निकलने वाली लहरें, भले ही वे अपनी शक्ति का सक्रिय रूप से प्रदर्शन न कर रहे हों, फिर भी निंग जैसे वांशियांक सिद्ध पर भारी दबाव डालने के लिए पर्याप्त थीं। पैट्रियार्क आर्किनम वहीं बैठे थे। निंग को अपने पास से गुजरते देख उनकी लंबी संकरी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने एक ठंडी सिसकारी भरी, जो निंग के प्रति उनकी दुश्मनी को बिल्कुल भी छिपाए नहीं रख पाए। रुको! मुकुटधारी सेवक ने निंग और अन्य लोगों को मानसिक संदेश भेजा और वे सभी तुरंत रुक गए। उनके ठीक सामने, ज्यादा दूर नहीं, 8 शुद्ध यांग सच्चे अमर और ग्रैंड जिया के सम्राट थे। निंग और बाकी लोग समझ गए कि ग्रैंड जिया के सम्राट के बगल में खड़ी उन 8 आकृतियों से निकलने वाली आभाएं बेहद भयानक थीं। इसके अलावा उनके सामने रखी मेजें और अमर अमृत दिव्य अमरों को दिए जाने वाले अमृत से बिल्कुल अलग थे। वे तुरंत पहचान गए कि ये 8 कौन थे। वे सभी शुद्ध यांग सच्चे अमर हैं। निंग और बाकी 96 लोगों को ऐसा लगा जैसे वे अथाह उच्च आकृतियों को देख रहे हों। आप सभी घुटने टेकें, मुकुटधारी सेवक ने मन ही मन कहा। फुश! निंग और बाकी 96 लोग घुटनों के बल गिर पड़े और एक साथ चिल्लाने लगे, महामहिम, हम आपके सामने दंडवत करते हैं। ग्रैंड जिया के सम्राट ने नीचे उनकी ओर देखा और उनकी नजरें 8 शुद्ध यांग सच्चे अमरों की नजरों के साथ स्लोपी ताववादी पर पड़ीं। इन 9 शुद्ध यांग सच्चे अमरों के लिए एकमात्र व्यक्ति जिस पर उन्हें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए वह स्लोपी ताववादी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ग्रैंड सम्राट जुवानवू का शिष्य था। बाकी लोगों के बारे में क्या? उन 9 लोगों ने उनका बहुत ज्यादा सम्मान नहीं किया। उन्होंने उन पर जरा भी ध्यान इसलिए दिया क्योंकि तीनों लोगों में उथल पुथल का दौर चल रहा था। अमर भाग्य के किसी सामान्य सम्मेलन के दौरान वे वहां आकर देखने की जहमत भी नहीं उठाते थे। न ही ग्रैंड जिया के सम्राट ही उसे संचालित करने आते थे।
अधिकारी ज्यादा से ज्यादा युद्ध के सबसे रोमांचक दृश्यों को एक स्क्राय तकनीक से रिकॉर्ड करके तीनों लोगों के कुछ प्रमुख लोगों तक पहुंचा देते थे। कभी कभी कोई भाग्यशाली होता था और उन सच्चे अमर लोगों में से किसी एक का प्रशिक्षु बन जाता था। अगर इन 96 में से 3 या 4 भी दिव्य अमर हो जाएं, तो ये प्रभावशाली होगा। और शुद्ध यांग सच्चे अमर, अगर इस सम्मेलन से त्रिलोकों का कोई सच्चा विशेषज्ञ उभरेगा तो वह शायद महामहिम सम्राट जुवानवु का ये शिष्य होगा। यही उत्तरी प्रदेशों के अमर वृद्ध और अन्य लोग सोच रहे थे। लू डोंगबिन भी यही मानते थे। 96 लोगों के समूह में से 2 शुद्ध यांग सच्चे अमरों का उभरना, ये थोड़ा अवास्तविक था। उठो, ग्रैंड जिया सम्राट ने आदेश दिया। निंग और अन्य 96 लोग उठ खड़े हुए। प्रत्येक ने पूरी शालीनता से काम किया। ग्रैंड जिया सम्राट ने उन पर नजर डाली, फिर शांति से कहा, आप सभी ने पहाड़ों और नदियों के ब्राइट मून आरेख की परीक्षा पास कर ली है। इस प्रकार आपने प्रारंभिक चयन प्रक्रिया भी पार कर ली है। आज से मैं आप सभी 96 लोगों को आपस में द्वंद्व युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार करूंगा। हारने वाले बाहर हो जाएंगे, जबकि जीतने वाले बचे रहेंगे। तुम में से 96 लोग द्वंद्व युद्ध के एक दौर में भाग लेंगे। पहले दौर के बाद 48 लोग बचेंगे। तुम सभी 48 लोगों को एक एक अमर श्रेणी की जादुई वस्तु मिलेगी। ग्रैंड जिया सम्राट की आवाज पूरे मुख्य हॉल में गूंज उठी। वूश! नीचे मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि लगभग 1000 दिव्य अमर भी दंग रह गए। सभी 48 को अमरता का जादुई खजाना मिलेगा। पहले कॉन्क्लेव में केवल शीर्ष 3 लोगों को ही ऐसा खजाना मिलता था। ये पहले से 10 गुना ज्यादा भव्य था। यह 48 अमरता के खजानों का प्रतिनिधित्व करता था। 48 को 2 दौर के उन्मूलन द्वंद्व युद्ध से गुजरना होगा, जिसके परिणामस्वरूप 12 शेष बचेंगे। इन 12 में से प्रत्येक को 5 मिलियन किलोग्राम द्रवीभूत तात्विक सार मिलेगा। ग्रैंड जिया सम्राट ने शांति से कहा। पूर्ण मौन। दिव्य अमर सभी आश्चर्यचकित थे और निंग और बाकी 96 सभी स्तब्ध थे। उनकी आंखें कामना से लाल हो गईं। निंग भी अपनी अपार संपत्ति के बावजूद कामना की लहर महसूस कर रहा था। 5 मिलियन किलोग्राम। अगर निंग यंग फ्लेम नॉन्ग के सारे खजाने और विचरिवर अमर संपदा से हासिल की गई हर चीज बेच भी दे तो भी यह 5 मिलियन किलोग्राम से बहुत कम होगा। 5 मिलियन किलोग्राम एक ऐसी राशि थी जिससे कई दिव्य अमर भी ईर्ष्या से लाल हो जाएंगे। केवल ग्रैंड जिया सम्राट ही इतना उदार हो सकता था। महामहिम इतने उदार क्यों हैं? हर व्यक्ति को 50 लाख किलोग्राम। 12 लोग, कितने किलोग्राम? महामहिम ने हम जैसे लोगों को उपहार देते समय कभी इतनी उदारता नहीं दिखाई। दिव्य अमर लोग अवाक रह गए। ग्रैंड जिया सम्राट ने अभी भी बहुत शांत भाव से बोलते हुए आगे कहा। 12 के बीच द्वंद्व युद्ध की एक और श्रृंखला होगी, जिसके परिणामस्वरूप 6 शेष रह जाएंगे। ये 6 तब तक लड़ेंगे जब तक केवल 3 ही शेष न रह जाएं। अंतिम 3 विजेताओं को मेरे ग्रैंड जिया राजवंश के शाही खजाने में जाने और अपनी पसंद की कोई भी दिव्य क्षमता या गुप्त कला चुनने की अनुमति होगी। चुनना। निंग और बाकी लोग वासना से उन्मत्त हो गए। एक पूरी बड़ी दुनिया का संचित ज्ञान। ये श्वेत श्याम महाविद्यालय के दाव भंडार से अनगिनत गुना ज्यादा था। स्थानीय रेनड्रैगन गार्ड शाखाओं के पास जो तकनीकें थीं, वे निंग की आंखों को वासना से लाल करने के लिए काफी थीं। मुख्य रेनड्रैगन गार्ड मुख्यालय की तो बात ही छोड़िए, और ग्रैंड जिया राजवंश का शाही खजाना, इसमें तो निश्चित रूप से मुख्य रेनड्रैगन गार्ड मुख्यालय से भी ज्यादा था। उन्हें चुनने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं एक शक्तिशाली कबीले की नींव होती हैं। राजा क्यूई, राजा यान और दूसरे राजा भी पूरी तरह से दंग रह गए। वह तिजोरी हमारे जियामांग कबीले की नींव है। उन्हें उसमें से अपनी मर्जी से चुनने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? वे तो सबसे शक्तिशाली तकनीकें ही चुनेंगे। हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं, उन्हें बाहरी लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? हालांकि जियामांग कबीले के नेता, ग्रैंड जिया के सम्राट, के पास निर्विवाद अधिकार और शक्ति थी। इसके अलावा मेरे आदरणीय स्वामी के आदेशानुसार, ग्रैंड जिया सम्राट ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा। उसके बगल में खड़े सभी शुद्ध यांग सच्चे अमर, चाहे वह बोधिसत्व महास्तंभ प्राप्त लू डोंगबिन या उत्तरी भूमि के अमर बुजुर्ग हों, सभी के दिल दहल गए। अंतिम 3 विजेताओं में से मेरे पूज्य गुरु एक व्यक्ति को अपना मानद शिष्य चुनेंगे। जब वह व्यक्ति दिव्य अमर बनने की राह पर आगे बढ़ेगा, तो वह मेरे पूज्य गुरु का निजी शिष्य बन जाएगा। ग्रैंड जिया सम्राट की आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी, पूरे मुख्य हॉल में गूंज उठी। मुख्य हॉल के भीतर सभी दिव्य अमर पूरी तरह से चुप हो गए। यहाँ तक कि शुद्ध यांग सच्चे अमर भी चुप हो गए थे। 8 शुद्ध यांग सच्चे अमर लोग सदमे की स्थिति में थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। कितना साहस और जज्बा! दाऊफादर क्रिम्सन राइट वाकई साहसी और जीवट वाले हैं। वह इस कॉन्क्लेव से एक शिष्य को स्वीकार करने वाले हैं। लू डोंगबिन ने मन ही मन आह भरी। फिर भी बात तो सही है। दाऊफादर क्रिम्सन राइट के अधीन 10 प्रमुख दुनियाओं में ग्रैंड जिया की दुनिया भाग्य और कर्म के मामले में नंबर 1 है। तीनों लोग उथल पुथल की स्थिति में हैं और अशांत अंतर्धाराओं का सामना कर रहे हैं। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के पतन को अभी कुछ ही दशक हुए हैं। ये सचमुच सच है कि तीनों लोगों के भविष्य के नायकों में से एक पतन के बाद यहाँ आयोजित होने वाले अमर भाग्य के पहले कॉन्क्लेव में उभरेगा। उसके लिए एक नया शिष्य लेना सार्थक है। उनमें से कोई एक दाऊफादर क्रिम्सन राइट का शिष्य बनेगा। बोधिसत्व महास्तंभ प्राप्त और अन्य सभी लोग निंग के समूह को घूर रहे थे। जाहिर है सम्राट जुवानवु को उस बेढंगे दिखने वाले मोटे आदमी पर फिदा हो गया है और उसने उसे अपनी महाकाले कछुए वाली दिव्य शक्ति भी सिखा दी है। उसे चुराने की कोशिश करके दाऊफादर क्रिम्सन राइट खुद को बदनाम नहीं कर सकते। तो बाकी 95 में से कौन दाऊफादर क्रिम्सन राइट का शिष्य बनेगा?
अब सभी अनुमान लगा रहे थे। दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट का शिष्य नीचे खड़े लगभग 1000 दिव्य अमरों की आंखें लाल हो गईं। वे ग्रैंड जिया की दुनिया के दिव्य अमर थे। इस प्रकार वे सभी स्वाभाविक रूप से दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के अधीन थे। दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट का दर्जा उनसे कहीं अधिक ऊंचा था। वे त्रिलोकों की एक प्रमुख शक्ति थे जिनके पास दर्जनों प्रमुख लोग थे। उनके अधीन दिव्य अमर बादलों जितने असंख्य थे। इनमें से लगभग सभी दिव्य अमर उनके मानद शिष्य थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट से कभी एक शब्द भी नहीं कहा था। वे दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के निजी शिष्य बनने का सपना देखते थे, लेकिन अफसोस उन्हें यह मौका नहीं मिला। दरअसल इन लगभग 1000 दिव्य अमरों में से एक भी दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट का निजी शिष्य नहीं था। हम में से कोई भी दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट का व्यक्तिगत शिष्य नहीं बनेगा, लेकिन उनमें से एक वास्तव में दाऊफादर का व्यक्तिगत शिष्य बन जाएगा। वह स्लोपी दाओइस्ट ग्रैंड सम्राट जुवानवू का निजी शिष्य है। अन्य 6 में से एक दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट का निजी शिष्य बन जाएगा। ये सचमुच बहुत पागलपन है। वहां उपस्थित दिव्य अमरों को ये स्वीकार करना कठिन लगा। एक पिता, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वर्गीय दाऊ को नियंत्रित करने में सक्षम हो। जिन निजी शिष्यों को उन्होंने अपनाया वे स्वाभाविक रूप से अद्भुत क्षमता और बोध क्षमता से संपन्न थे। पर्याप्त प्रयास और पर्याप्त कीमत चुकाने के बाद वे सभी सामान्यतः दिव्य अमर बन जाते थे। यही कारण था कि भले ही दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट और महासम्राट जुवानवू जैसे लोगों ने नामात्र के लिए कमजोर वानजियांग शिष्यों को केवल मानद शिष्य के रूप में स्वीकार किया, भविष्य में ये लगभग निश्चित था कि उन्हें निजी शिष्य बना दिया जाएगा। 8 शुद्ध यांग सच्चे अमर आश्चर्यचकित थे और लगभग 1000 दिव्य अमर अविश्वास और ईर्ष्या से भर गए। निंग और बाकी लोग तो पूरी तरह से स्तब्ध और मूर्ख थे। उनमें से ज्यादातर तो ये भी नहीं जानते थे कि ग्रैंड जिया के सम्राट का स्वामी कौन है। लेकिन चूंकि ग्रैंड जिया का सम्राट इस विशाल दुनिया का सम्राट था जो अमरता के दर्जनों जादुई खजानों को यूं ही फेंक सकता था, उसका स्वामी कितना दुर्जेय था। ग्रैंड जिया सम्राट वह व्यक्ति था जो दिव्य दरबार के दिव्य सम्राट से बराबरी की बात कर सकता था। फिर उसके स्वामी 96 लोग उत्तर का अनुमान लगा सकते थे और स्वाभाविक रूप से वे दोनों अचंभित थे और जंगली इच्छा से भर गए थे। क्या ये स्वर्ग से मन्ना के समान था? तुम्हारे द्वंद्व युद्ध का स्थान महल के बाहर बादलों के ऊपर होगा। ग्रैंड जिया सम्राट ने हॉल के बाहर दूर बादलों की ओर इशारा किया। फुसफुसाहट। तुरंत बादल के ऊपर 10 किलोमीटर लंबा एक विशाल ग्रैंड सीलिंग बैरियर प्रकट हुआ। तुम वहां ग्रैंड सीलिंग संरचना के भीतर युद्ध करोगे। जब एक पक्ष मर जाएगा या हार मान लेगा तब युद्ध समाप्त होगा। पहली लड़ाई कैंगवू कबीले के कैंगवू जियू और असंख्य जानवरों के स्कूल के ड्रैगन मैच के बीच होगी। ग्रैंड जिया सम्राट ने जारी रखा, बाकी लोग किनारे पर आराम कर सकते हैं। जी निंग, छोटे स्लोपी, इधर आओ। निंग ने तुरंत किसी को पुकारते सुना। सिर घुमाकर उसने देखा कि वह राजा यान था। राजा यान के पीछे उसका चचेरा भाई युची शियुए युवेई के साथ था। निंग तुरंत उसके पास गया। स्लोपी दाववादी ये देखकर तुरंत उसके पीछे चला गया। आखिरकार वे सभी श्वेत कॉलेज के ही थे। जिन लोगों के पास उनके विभिन्न संप्रदायों या कुलों के दिव्य अमर कुलपिता मौजूद थे वे सभी उन दिव्य अमरों के पक्ष में चले गए। जिनके पीछे कोई दिव्य अमर नहीं था, अगर उनके साथ किसी रिश्ते का जरा भी संकेत होता तो कोई दिव्य अमर उन्हें बुला लेता। ज़ान, बच्चे। पैट्रियार्क आर्किनम की लंबी तिरछी आंखें क्रूरता से भरी थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, यह एक ऐसा मौका है जो 10,000 पुनर्जन्मों में भी मुश्किल से एक बार ही मिलता है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर शीर्ष 3 में जगह बनानी होगी। अगर तुम दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट के शिष्य बन गए तो तुमने हमारे यंग फ्लेम कुल के लिए हमारे पूरे इतिहास में किसी और से ज्यादा किया होगा। हमारे यंग फ्लेम कुल के दिव्य अमर पैट्रियार्क भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। यंग फ्लेम जान अपने मन में ये संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सका। दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट कौन है? महामहिम के गुरु, पैट्रियार्क आर्किनम ने समझाया। वह तीनों लोगों की वास्तविक प्रमुख शक्तियों में से एक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो यह निर्धारित कर सकता है कि हमारा यंग फ्लेम कबीला फैलेगा, फूलेगा या नष्ट हो जाएगा केवल एक शब्द से। पुस्तक 12, अध्याय 20, दाऊवादी 30 लाइव्स और दाऊफादर क्रिम्सन ब्राइट। अगर तुम यहीं मर गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि पुनर्जन्म के बाद तुम एक बार फिर हमारे यंग फ्लेम कुल में जन्म लोगे और मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। कुलपति आर्किनम ने यंग फ्लेम ज़ान की ओर देखा। ज़ान, बच्चे, यह एक दुर्लभ अवसर है, तुम्हें इसका पूरा लाभ उठाना होगा। ज़ान पैट्रियार्क आर्किनम की उत्कट इच्छा को भांप गया। वह समझ गया कि यह कितना महत्वपूर्ण था। यदि आप सफल हो गए तो आप सम्राट के स्तर के विशेषज्ञ बन सकते हैं। पैट्रियार्क आर्किनम ने उत्सुकता से कहा। जान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। तुम दिव्य क्लेश पर विजय पाने और दिव्य अमर बनने के लिए 9 बार पुनर्जन्म ले चुकी हो। दिव्य अमर बनना बहुत ही कठिन है। तुम्हारे सामने का रास्ता लगभग निश्चित रूप से एक मृत अंत है। छोटी बच्ची, अगर तुम पिता क्रिम्सन ब्राइट की शिष्या बन जाती हो तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम दिव्य अमर नहीं बन पाओगी। जियू, बच्चे, तुम्हें इस कॉन्क्लेव के शीर्ष 3 में जगह बनाने की पूरी ताकत है। हालांकि हमारा कैंगवू कबीला ग्रैंड जिया साम्राज्य में शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन यही हमारी सीमा है। ग्रैंड जिया का शाही कबीला हमें अपनी शक्ति में और वृद्धि करने का कोई मौका नहीं देगा जब तक कि हमारा कैंगवू कबीला भी एक शुद्ध यांग सच्चा अमर पैदा न कर दे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हारे पास वह मौका है। तुम्हें इस तरह के मौके का फायदा उठाना ही होगा। विभिन्न प्रमुख कुल, संप्रदाय और स्कूल सभी अपने प्रतिस्पर्धियों से ये शब्द कह रहे थे। अगर पहले दिव्य अमर लोग निश्चिंत थे तो अब जब उन्हें पता चला कि पिता क्रिम्सन ब्राइट एक शिष्य को अपनाने वाले हैं तो वे सभी बेचैन हो गए।
उन्हें इन युवा प्रतिभाओं को व्यक्तिगत रूप से न सिखाने के लिए घृणा भी हुई, आत्मघृणा भी। अगर उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाया होता तो उनके पक्ष के युवा प्रतिभाएं शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली होते। दुर्भाग्य से उन्होंने पहले इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया था। आखिरकार दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे। अब किसी भी पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जी निंग और यू वेई एक दूसरे के बगल में थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी थामा हुआ था और एक दूसरे को जो स्वप्निल नजरें दे रहे थे उससे पास खड़े यूची शियुए और स्लोपी दाओइस्ट भी थोड़ा उकता गए थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई, जूनियर प्रशिक्षु बहन, आप दोनों, स्लोपी दाओवादी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तुम्हें अभी पता चला? यूची जियुए मुस्कुराया। जी निंग और यू वेई ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। पिछले वर्ष के दौरान जीवन और मृत्यु के अनुभवों को एक साथ साझा करने के बाद उनके दिल बहुत पहले ही जुड़ गए थे। हा, बधाई और शुभकामनाएं। इस सम्मेलन में भाग लेकर श्वेत श्याम महाविद्यालय के शिष्यों ने वास्तव में 2 ताओ साथी तैयार किए हैं। दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी। स्लोपी ताओवादी हंसा। बेकार दाओवादी, जी निंग, ज्यादा निश्चिंत मत हो, यूची शियुए ने तुरंत चेतावनी दी। सुना नहीं? शीर्ष 3 लोगों के पास दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का मौका है। यह एक ही बार में स्वर्गारोहण का मौका है। दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट तीनों लोगों के सच्चे अधिपतियों में से एक हैं, जिन्होंने स्वर्गीय दाओ में महारत हासिल कर ली है। ठीक है, हमें इस मौके के लिए लड़ना होगा। स्लोपी दाओवादी ने सिर हिलाया। निंग ने भी सिर हिलाया। साथ ही उसने मन ही मन पूछा, वरिष्ठ, अगर मैं दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट का प्रशिक्षु बन जाऊं तो क्या वे मेरे स्टार सीजिंग हैंड को पहचान पाएंगे और मेरे और दाओवादी 30 लाइव्स के बीच के रिश्ते को समझ पाएंगे? क्या यह मुसीबत होगी? अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी। जी निंग, चिंता मत करो। दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता के रूप में जन्मे थे। मास्टर की तरह वे भी आदिकालीन अराजकता से ही पैदा हुए थे। उन्होंने साहसिक कार्य भी किए और साथ मिलकर जीवन मृत्यु का सामना किया। उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। हालांकि वे मास्टर के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से नहीं थे, फिर भी उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अगर उन्हें तुम्हारे और मास्टर के बीच के रिश्ते के बारे में पता भी चल जाए तो भी वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कार्य करके अपना अपमान नहीं करेगा। आदिकालीन अराजकता का एक सच्चा देवता, और उन्होंने साथ मिलकर साहसिक कार्य किया। निंग हैरान था। दाओवादी 30 लाइव्स 3 लोगों की प्रमुख शक्तियों में से एक था, जबकि दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट भी उनमें से एक है। क्या उन्हें भी साथ मिलकर साहसिक कार्य करने और अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत है? मुझे भी यह ठीक से समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना पता है कि तीनों लोगों में कुछ बेहद डरावनी जगहें हैं। मास्टर और आदिकालीन अराजकता के कुछ अन्य सच्चे देवताओं ने अतीत में उन जगहों पर लड़ने के लिए सेनाएं बनाई हैं। वे सभी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मास्टर के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, और मास्टर के लिए भी। विशाल पीले भालू ने कहा, चिंता मत करो। आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता एक बहुत ही एकीकृत समूह हैं। इसके अलावा ये दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट ही थे जिन्होंने 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख विकसित किया था, जिसमें आप प्रशिक्षण लेते हैं। विशाल पीले भालू ने आह भरी, फिर संदेश भेजा। अनगिनत वर्षों के बाद दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट ने एक स्वर्गीय दाओ में महारत हासिल कर ली है और एक दाओ फादर बन गए हैं। अगर गुरु अभी भी जीवित हैं तो शायद उन्होंने भी एक स्वर्गीय दाओ में महारत हासिल कर ली होगी। दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट बहुत नेक दिल हैं और आदिकालीन अराजकता के सभी सच्चे देवता उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर आप उनके शिष्य बन सकें तो आपको उनसे गुरु के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। विशाल पीला भालू हमेशा से जानना चाहता था कि दाओवादी 30 लाइव्स अभी भी जीवित है या नहीं। तो मैं जबरदस्ती टॉप 3 में जगह बना लूंगा या नंबर 1 भी बन जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट मुझे अपना शिष्य बना लें। निंग ने भेजा। ठीक है। विशाल पीले भालू को भी उत्सुकता महसूस हुई। राजा यान ने अचानक स्लोपी दाओवादी की ओर देखा, फिर मन ही मन पूछा, छोटे स्लोपी, क्या तुम भी दाओ फादर क्रिम्सन ब्राइट के शिष्य बनना चाहते हो? मुझे स्वाभाविक रूप से कम एक अच्छा प्रयास तो करना ही होगा। लापरवाह दाओवादी ने उलझन में कहा। मैं ऐसा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता हूँ? अगर मैं इसे चूक गया तो शायद मुझे जीवन भर ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। राजा यान ने पूछा, आपने ग्रैंड ब्लैक कछुए की दिव्य क्षमता कैसे सीखी? वह लापरवाह मोटा युवक मुस्कुराया। वह जानता था कि इसे उजागर करने पर उसके रहस्य अंततः उजागर हो जाएंगे। आखिरकार भव्य काले कछुए की दिव्य क्षमता को पहचानना इतना आसान था। वह हंसा और फिर मन ही मन कहा, महाराज, मुझे ये भव्य काले कछुए की दिव्य क्षमता भाग्य से प्राप्त हुई है। साहसिक यात्रा करते हुए मैं एक गुफा क्षेत्र में पहुंच गया और इस प्रकार मुझे एक विरासत मिली और मुझे ये भव्य दिव्य क्षमता सिखाई गई। ओह, राजा यान को अब समझ आ गया। संभवतः उस लापरवाह दाओवादी को पता ही नहीं था कि उसके गुरु महान सम्राट जुवानवु थे। स्काईलाइट पैलेस के मुख्य हॉल में विभिन्न दिव्य अमर देवता आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। साथ ही बादल के ऊपर चल रहे द्वंद्व युद्ध पर भी ध्यान दे रहे थे। अभी द्वंद्व युद्ध का पहला दौर चल रहा था। पहली लड़ाई में कांगवू जियू ने ड्रैगन मैच के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक बेहद क्रूर लड़ाई थी क्योंकि दोनों ही फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर थे। ड्रैगन मैच तब तक हार मानने को तैयार नहीं था जब तक उसकी लगभग सारी दिव्य शक्ति खत्म नहीं हो गई। हालांकि उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आक्रोश था। जहां तक असंख्य पशु विद्यालय के दिव्य अमर कुलपिताओं का सवाल है, वे ये देखकर आक्रोश से सिर हिलाने और आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए।
मौका यूं ही आया और चला गया। दूसरी लड़ाई में निपुण वुडपास ने किंडवाटर क्यूई के खिलाफ युद्ध किया। किंडवाटर क्यूई ने शुरुआत में ही एक निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत लगा दी। हालांकि निपुण वुडपास ने वास्तव में दया दिखाई। लड़ाई के एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने किंडवाटर क्यूई को केवल एक गहरा घाव दिया, उसकी जान नहीं ली। असहाय किंडवाटर क्यूई को हार माननी पड़ी। एक के बाद एक लड़ाई चलती रही, हर कोई अपना पूरा जोर लगा रहा था। दाओफादर का शिष्य बनने का आकर्षण कौन मना कर सकता है? लू डोंगबिन ने सिर हिलाया और आह भरी। सिर उठाकर उसने अपने प्याले से शराब का घूंट लिया। और फिर भी उनमें से कितने लोग समझते हैं कि दाओफादर का शिष्य एक शिष्य से ज्यादा कुछ नहीं है। गुरु आपको स्कूल में ला सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण व्यक्तिगत साधना का विषय है। तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियाँ, वे सभी अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर थीं। लू डोंगबिन, अरे पाखंडी, तुम्हारे पीछे 2 दाओफादर खड़े हैं और उससे भी ज्यादा दाओफादर हैं जिन्होंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, और तुम उन पर आहें भरोगे और सिर हिलाओगे। उत्तरी प्रदेशों के अमर बुजुर्ग स्पष्ट रूप से नाराज थे। ये बूढ़ा तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। लू डोंगबिन ने अपनी आंखों के कोने से अमर बुजुर्ग की ओर एक तिरछी नजर डाली। ईर्ष्या हो रही है मेरी गांड। ये बूढ़ा आदमी भी एक शुद्ध यांग सच्चा अमर है। अगर तुममें सच्ची क्षमता है तो जाकर दाओफादर बन जाओ। तब तक मैं निश्चित रूप से तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। वास्तव में मैं तुम्हारे दरवाजे पर भी जाऊंगा और आज्ञाकारी रूप से तुम्हारी दाव पर व्याख्या सुनूंगा और तुम्हारे साथ एक शिक्षक जैसा व्यवहार करूंगा। अमर बुजुर्ग ने घुरघुराते हुए कहा। बेशर्म बुढ़े, एक बार मैं सचमुच दावफादर बन गया तो शायद मैं तुम्हारे साथ दाव पर विस्तार से चर्चा भी न करूं। यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। ये शब्द कहने के बाद लू डोंगबिन को भी लगा कि वह कुछ ज्यादा ही शेखी बघार रहा है। आखिरकार किसी के लिए दावफादर बनना इतना आसान भी नहीं था। उसे अभी तक स्वर्गीय दाव पर भी महारत हासिल नहीं थी। उसने तुरंत बाहर की ओर इशारा किया और कहा, देखो, सम्राट जुवानवू का शिष्य अखाड़े में प्रवेश कर गया है। छठी लड़ाई में स्लोपी दाओइस्ट ने निपुण ग्लूमक्लाउड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिद्ध ग्लूमक्लाउड सचमुच एक असाधारण व्यक्ति था। हालांकि उसकी और स्लोपी दाववादी की शक्ति में काफी अंतर था। सौभाग्य से स्लोपी दाववादी ने दया दिखाई और सिद्ध ग्लूमक्लाउड की जान बच गई। उसने हार मान ली और फिर चला गया। अपने शाही सिंहासन पर विराजमान ग्रैंडजिया सम्राट ने अपनी प्रजा को घूरते हुए कहा, 41वां द्वंद्वयुद्ध श्वेत श्याम संप्रदाय के जीनिंग और रेडलोट संप्रदाय के जुक्सियांग के बीच होगा। उनकी आवाज सिर्फ मुख्य हॉल तक ही नहीं गूंजी, उनकी महिमा से परिपूर्ण उनकी गूंजती आवाज शाही किले के चौक तक गूंज उठी। 3600 कमांडरियों और 4 समुद्रों से आए प्रतिनिधि आकाश की ओर देख रहे थे। उनके ऊपर आकाश में एक विशाल दर्पण था जो बादलों के ऊपर बनी भव्य सीलिंग संरचना में प्रतिभाओं के बीच युद्ध के दृश्यों को प्रतिबिंबित कर रहा था। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। महल के भीतर स्लोपी दाववादी ने हंसते हुए कहा, यह जुक्सियांग एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है। सभी फेंट गॉड रिफाइनर्स से निपटना मुश्किल होता है। शुक्र है जिस अडेप्ट ग्लूमक्लाउड से मैं अभी मिला वह एक की रिफाइनर था, जिससे ये थोड़ा आसान हो गया। जी निंग, सावधान रहो। यूए ने भी निंग की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं नंबर 1 पर जाने की योजना बना रहा हूँ। निंग तुरंत मुड़ा और बाहर चला गया। ठीक इसी समय एक युवक जो दूर स्थित एक दिव्य अमर के पीछे पद्मासन में बैठा था भी खड़ा हुआ और बाहर की ओर चलने लगा। ये युवक काफी उच्छृंखल और लंपट लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा सो रहा हो। हालांकि वह एक बहुत बड़े संप्रदाय रेडलोट संप्रदाय का सर्वोच्च पवित्र बालक था। उसकी शक्ति वास्तव में प्रचंड थी। इससे पहले बाहरी दुनिया को उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी और वह इस सम्मेलन के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था। वे बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। म्यू नॉर्टसन ने उत्साह से ऊपर देखा। जल्दी देखो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग बाहर आ रहे हैं। भाईजी निंग की शक्ति अप्रतिम है। रेडलोट संप्रदाय का जुक्सियांग उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाईजी निंग नंबर 1 बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नॉर्थमोट बायवे भी उत्साह से देख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से अपने अच्छे दोस्त को इस अमर पथ पर आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न था। वाह, मेरा ब्लैक व्हाइट कॉलेज अचानक मशहूर होने वाला है, बिल्कुल मशहूर। इमोर्टल फाइवक्रिस बहुत खुश और उत्साहित था। मास्टर, लिटिल किंग की सर्प जैसी आंखें भी चमक रही थीं। व्हाइट वाटर हाउंड का सिर भी ऊपर उठा हुआ था। देखते ही उसकी छाती भावनाओं से भर गई। बड़े भाई, अगर आप अभी भी जिंदा होते तो आपके लिए यहाँ होना और जी निंग को ग्रैंडजिया राजवंश के अमर भाग्य के इस सम्मेलन में एक चमकदार व्यक्तित्व बनते देखना कितना अद्भुत होता। बादल के ऊपर भव्य सीलिंग संरचना के भीतर रेडलोट संप्रदाय के जी निंग और जुक्सियांग दोनों ही भव्य सीलिंग संरचना में खड़े थे। जुक्सियांग ने बेहद साधारण कपड़े पहने हुए थे। उनके ताओवादी वस्त्र काफी ढीले ढाले लग रहे थे और उनकी छाती का एक बड़ा हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने निंग की ओर देखा जो अभी भी आधी नींद में लग रहे थे। जुक्सियांग ने धीरे से आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले ही द्वंद्व युद्ध में तुमसे टकरा जाऊंगा। मैंने सुना था कि तुम इस कॉन्क्लेव के उन प्रतिभागियों में से एक हो जिनसे निपटना सबसे मुश्किल है। डायग्राम में मैं अपने साथी शिष्यों के साथ यात्रा कर रहा था। कोई भी मुझे मेरी सर्वोच्च तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पहली ही लड़ाई में मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तुम्हें मेरी सर्वोच्च तकनीक से हारने में खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। झूजियांग, निंग बोली, क्या तुम जानते हो,
मैं तुम्हें किस नज़र से देखती हूँ क्या? ज़ुक्सियांग आलस से मुस्कुराया। बकवास का ढेर, एक मामूली चींटी, एक शक्तिशाली अजगर, या नहीं, नहीं, मेरी नज़र में तुम एक अमर जादुई खजाना हो। निंग हंसा।